साथियों नमस्कार। मैं आपका एक बार फिर सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाल विकास और मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र की इस कक्षा में हम पिछली कक्षा से आगे का चर्चा शुरू करेंगे। पिछली कक्षा तक हमने अधिगम को चलाने वाले, अधिगम को बताने वाले, अधिगम की प्रक्रिया को सिद्ध करने वाले संज्ञानात्मक सिद्धांतों तक चर्चा की थी। उससे पूर्व हमारी कक्षा में व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों पर चर्चा हुई और आज ये संभवतः अंतिम कक्षा है जिसमें हम निर्मितवादी और संरचनावादी अधिगम सिद्धांतों की बात करके अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको पूरा कर लेंगे और फिर इससे आगे की कक्षाओं में हम अगला टॉपिक लेंगे जो कि अभिप्रेरणा है। चूंकि परीक्षा को कम समय है इसलिए गति अब धीरे धीरे और अधिक बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए चर्चा जो है वो संक्षिप्त रहेगी। और किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे वो आपने थंबनेल में देखा होगा। रचनावादी सीखना यानी कि निर्मितवादी सिद्धांत या फिर संरचनावादी सिद्धांत जो अधिगम के हैं, जो ज्ञान की एक निश्चित संरचना की वकालत करते हैं, जिनका मानना है कि ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है और बालक उसे क्रियाशील रहते हुए सीखता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत, इन सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन खास व्यक्ति है वो भी थंबनेल पर दृष्टिगत है कि इसके अंदर 3 व्यक्तियों पर खास खास हमारे द्वारा चर्चा की जानी है। एक है बहुत ही महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की, दूसरे उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले जेरोम ब्रूनर और तीसरे व्यक्ति डीवी का नाम लिखा है। हालांकि डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ना ही इन्होंने मनोविज्ञान पे काम किया है। ये महज एक शिक्षा शास्त्री है जिनका नाम अपने पीवाईक्यूज के अंदर भी बार बार देखा होगा, शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी डीवी को बार बार पढ़ा होगा। जो प्रोजेक्ट प्रणाली होती है उसमें इनको पढ़ा जाता है। शिक्षण प्रणाली की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण प्रणाली को 3 ध्रुवों की प्रक्रिया बताने वाले होते हैं, उसमें भी जॉन डीवी का नाम बार बार आता है। शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि निर्मितवाद क्या है। साथियों इससे पूर्व हम 2 अधिगम उपागमों की चर्चा कर चुके हैं और पिछली कक्षा तक दोनों के अंदर हमने तुलना करके भी देख लिया था कि कौन सा अधिगम उपागम सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार व्यक्त करता है या सीखना किस प्रकार से बताता है कि बालक किस प्रकार से सीखेगा। इसको लेकर व्यवहारवाद खासकर वातावरण के प्रभाव को इंगित करता है। उनका मानना है कि मनुष्य एक यंत्र की तरह पर्यावरणीय उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए, अभ्यास करते हुए, प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए सीखता है। जबकि संज्ञानवाद का ये मानना था कि वातावरण महत्वपूर्ण नहीं है, बालक की जो जैविकता है या वंशानुगत लक्षण है या उसके वंशक्रम से मिली हुई योग्यताएं हैं उनके अनुरूप ही वो सीखता है। और संज्ञानवाद जो खासकर विकास के संदर्भ में जिस एक पक्षीय विकास पर बल देता है वो मानसिक विकास। इन चीजों को हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे, हालांकि संज्ञानवाद के अंतर्गत चीज है ये, आज जो हम संरचनावाद या निर्मितवाद पढ़ रहे हैं ये संज्ञानवाद का ही हिस्सा है। तीसरा उपागम है अधिगम का, संरचनावाद, रचनावाद या फिर निर्मितवाद। संरचनावाद का नाम किसी एक व्यक्ति से जुड़ जाता है इसलिए हम रचनावाद नाम रखते हैं इसका, रचनावाद या निर्मितवाद। निर्मितवाद इसके अर्थ की बात करें तो निर्मितवाद या रचनावाद इसका नाम क्यों है, तो इसका साधारण अर्थ ये होता है कि ज्ञान यानी कि जानकारियां, ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित बनावट के अंदर ज्ञान बना हुआ होता है और बालक जो है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए स्वयं सक्रिय रहता है और स्वयं ज्ञान के खोजी के रूप में, अन्वेषक के रूप में सहजता से ज्ञान को अर्जित करता है। तो वो जो ज्ञान का अर्जन की प्रक्रिया है बालक के लिए, उसको रचनावाद या संरचनावाद के अंतर्गत या निर्मितवाद के अंदर ज्ञान का निर्माण कहते हैं। यानी कि ज्ञान की एक निश्चित संरचना है और बालक इसको ग्रहण कैसे करता है, तो बालक सक्रिय रहकर सीखता है। बालक सक्रिय रहकर सीखता है। हालांकि रचनावाद संरचनावाद पर अगर चर्चा करें और इसके गहन निहितार्थों पर जाएं तो चर्चा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। फिलहाल हमको इतना देखना है और सिर्फ इसको संज्ञानवाद से थोड़ा अलग करना है। क्योंकि यह संज्ञानवाद का हिस्सा है, यह संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है। इसको अलग किए जाने की वजह सिर्फ ये है कि इसके अंदर संज्ञानवाद से थोड़ा अलग सोचने वाले मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया। चूंकि ये जो कक्षा है, मैं इससे पूर्व तक संज्ञानवाद तक की कक्षाएं हम ले चुके हैं और ये कक्षा उसी कक्षा के साथ ली जानी थी, लेकिन पिछली कक्षा की लेंथ जो है ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इसको अलग किया
और एक शॉर्ट कक्षा के अंदर प्रोवाइड करने की योजना बनाई। तो इसको आप यूं मानेंगे कि हम संज्ञानवाद पढ़ रहे हैं और संज्ञानवाद के अंदर ही एक और अधिगम उपागम जो है उसका नाम रख दिया निर्मितवाद। ये अंतर्गत अधिगम उपागम है, स्वतंत्र अधिगम उपागम नहीं है। दो चार शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों की बात करनी है, कोई खास डीप चीज है नहीं, बहुत सरल है। बस इतना सोचना है कि जिनको शब्द कठिन समझ में नहीं आते वो ध्यान रखें कि रचनावाद या निर्मितवाद कहता है ज्ञान जो है बालक खुद सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। इस संबंध में हमने पहले जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा था बाल विकास में, तो वहां पे एक जीन पियाजे का कथन पढ़ा था कि वो कहते हैं कि बालक जो होते हैं वो नन्हे खोजी होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान की खोज करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहीं से निर्मितवाद या संरचनावाद का हम जड़ खोज सकते हैं। चूंकि संज्ञानात्मक जो उपागम है अधिगम का, उस संज्ञानवाद के जनक ही जीन पियाजे हैं और जीन पियाजे का प्रभाव पूरे के पूरे संज्ञानवादी संप्रदाय के ऊपर है। और इससे आगे जितने भी व्यक्तियों के विषय में हम सिद्धांत पढ़ेंगे या जिनके विचार उपागम पढ़ेंगे, उन सब के विचारों पर पियाजे का प्रभाव व्यापक है। पियाजे से बड़े संज्ञानवादी कोई नहीं है और अधिक से अधिक प्रश्न भी जो है परीक्षाओं के अंदर पूरे के पूरे संज्ञानवाद में से पियाजे के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अन्य चीज़ों को भी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, भले ही परीक्षा को समय कम है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ेंगे वो परफेक्ट पढ़ेंगे। कि अगर किसी टॉपिक को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है तो उसके अंतर्गत से अगर कोई भी प्रश्न कहीं से आता है तो वो पछतावे का कारण नहीं रहना चाहिए कि कम से कम इतना पढ़ाया है तो उसमें से तो उतनी बातें हमने परीक्षा के अंदर देख ली है। अन्यथा क्या है कि जितने टॉपिक तैयार किए उनमें से ही अगर एक दो सवाल बाहर चले जाएं, दो तीन गलत हो जाएं, तो फिर वो पछतावे का कारण होता है। उसमें फिर हमारा आत्मविश्वास और काम जो हमने किया उस पर भी डाउट होने लगता है। अब क्या है कि निर्मितवादी अधिगम उपागम की कुछ खासियतें हैं जिनको हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके परिचय को देखेंगे। रचनावादी मानते हैं कि बालक सक्रिय रहकर सीखता है, यह बात तो हो गई, और ज्ञान की एक निश्चित संरचना भी हमने देख ली। तीसरी बात है बालक पूर्वानुमान से सीखता है, पूर्व अनुभव से सीखता है। बालक पूर्व अनुभव से सीखता है। इसके बारे में हमने पहले और पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? तो जीन पियाजे की स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा था कि पियाजे कहते हैं कि स्कीमा जो है दिमाग के अंदर सूचनाओं के संग्रहित पैकेट्स को कहते हैं और वो उसकी बालक की संक्रिया को आगे बढ़ाती है, सूचनाओं के पैकेट्स। अब वो सूचना का पैकेट्स जो जमा होते हैं उसकी प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन के दो सहायक उपकरण थे या उपविधियां थी कि अनुकूलन किस प्रकार होता है। उसमें हमने एक आत्मीकरण पढ़ा था और एक समायोजन पढ़ा था। आत्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन। उस प्रक्रिया में एसिमिलेशन करने को कहते हैं नए विचारों को जोड़ना, और नए विचारों को जब जोड़ रहे थे पियाजे के अंतर्गत, तो उसमें पियाजे के अनुसार बालक किसका प्रयोग कर रहा था? पूर्व अनुभव का प्रयोग कर रहा था। तो संरचनावाद पूरा का पूरा जो या निर्मितवाद जो पूरा का पूरा उपागम है वो भी इस बात को पूरा स्वीकार करता है कि बच्चे जब सीखते हैं तो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, पूर्व ज्ञान के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, पहली बात ये बालक पूर्व ज्ञान से सीखता है। फिर तीसरी बात सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखता है। सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया के मतलब क्या हुआ? सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखने का कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ वार्तालाप करना, चर्चा करना, उनकी बातों का अनुकरण करना। ठीक है, और अपने चिंतन के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए दूसरों के साथ की जाने वाली समस्त गतिविधियां या क्रियाएं होती है उसको कहते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया। अधिगम की विशेषताएं देखते टाइम भी हमने कहा था अधिगम सामाजिक भी और व्यक्तिगत भी है। तो जब अधिगम को हमने सामाजिक बताया उस समय अधिगम जो है अंत्यक्रिया के स्वरूप प्राप्त होने वाला व्यवहार परिवर्तन था। तो उस बात को यहाँ पर संरचनावाद के अंदर या निर्मितवाद के अंदर फिर प्रूव किया जाता है कि सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखता है। हर एक अधिगम उपागम पर पहले हमको यही प्रश्न बनाना है कि इस उपागम के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि वही निहितार्थ है। अगर वो बात हमको समझ में आती है तो बनने वाले प्रश्न हम कर लेंगे, क्योंकि हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें प्रश्न सिर्फ और सिर्फ सीखना कैसे है, सिखाया कैसे जाना, उस पर आधारित होते हैं। उसके अलावा जितने प्रयोग होते हैं उन प्रयोगों के घटकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली अन्य कक्षाओं में इस पर चर्चा की है। फिर इससे क्या करना है, इन दो बातों से क्या सीखना है कि बालक पूर्व अनुभव से सीखता है और सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखता है। तो शिक्षा प्रणाली और शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक व शिक्षा प्रणाली किस बात का ध्यान रखे? बालकों को एक तो अनुभव देने का कोशिश करे और दूसरा सामाजिक अंत्यक्रिया के अवसर दे। दो कार्य शिक्षकों को करने के लिए और शिक्षा प्रणाली में समाहित करने की वकालत कौन करता है? निर्मितवादी उपागम करता है। शिक्षक व शिक्षा प्रणाली क्या करे कि बालकों को अनुभव से सीखने के अवसर दे, अनुभव से सीखने दे
मौका दे उनको कि वो खुद के ज्ञान से दूसरा ज्ञान प्राप्त करें। अब वो ऐसा कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं कि अपने अनुभव से कैसे सीखेंगे? तो इस संबंध में रचनावाद कहता है कि उनके सामने समस्या पेश की जाए, उनके सामने समस्या पेश की जाए। बालकों को खुद कोई समस्या देकर कहा जाए कि वो अपने हिसाब से, अपनी पूर्व ज्ञान से या अपनी योग्यताओं से किसी निश्चित समस्या की समाधान की तरफ बढ़े, समाधान करें। तो समस्या समाधान करने के लिए वो क्या करेंगे? अपने अनुभव से सीखेंगे, और जो बात वो अपने अनुभव से प्राप्त नहीं कर सकते या खुद के अनुभव से नहीं करेंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे? सामाजिक अंत्यक्रिया करेंगे। यानी जिस बात की जानकारी हमें नहीं होती है उसके संबंध में हम बड़ों से पूछते हैं, और बड़े जो इसका जवाब देते हैं, हमारी पूछी गई बात का जो उत्तर उनके पास होता है, उससे हम अपने अनुभव के आधार पर समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो बालकों को किस प्रकार सिखाया जाना है, इस संबंध में ये संरचनावाद का जो कथन हमने यहाँ पर लिखा है कि बालकों को समस्या दी जाए और फिर उनको अपने ही अनुभव से सीखने का अवसर दिया जाए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण रह जाती है। इसी से निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हमको ध्यान में रखना है कि रचनावाद के अनुसार सीखा कैसे जाता है। बाकी आगे जितने भी रचनावादी पढ़ेंगे उनके अपने निश्चित विचार हैं, और उन्हीं विचारों को एक विचार एक व्यक्ति के साथ थोड़ा सा जोड़कर याद रखना है। इसके अतिरिक्त हमें ज्यादा परेशान करने वाले सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि संरचनावाद सीखने वाले को, अधिगमकर्ता को किस दृष्टि से देखता है। तो वो देखो कि निर्मितवाद के अनुसार, निर्मितवाद या रचनावाद या निर्माणवाद, निर्मितवाद की जगह निर्माणवाद भी आ सकता है, निर्माणवाद, ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म यानी कि कंस्ट्रक्टेड, एक निश्चित संरचना ज्ञान की मानने वाला विचार। निर्मितवाद निर्माणवाद के अनुसार अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला क्या होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा का पूरा उपागम है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान हैं वो एक सीखने वाले बच्चे को किस दृष्टि से देखते हैं। तो उनके अनुसार बच्चे जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और अनुशासनशील होते हैं, अनुशासनशील होते हैं, और वो अपनी जिज्ञासा के शांत करने के लिए अनुशासन तरीके से या अनुशासित तरीके से क्या करेंगे? तो वो एक सीखने की निश्चित प्रक्रिया चलाएंगे जिसको अंत्यक्रिया कहेंगे या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कहेंगे। जिज्ञासु होते हैं, अनुशासनशील रहते हुए ज्ञान निर्माण करते हैं, ज्ञान निर्माता होते हैं। अब बालक खुद ज्ञान निर्माता है तो अध्यापक और शिक्षण प्रणाली या विद्यालय क्या करे? तो विद्यालय सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को सुगम करके, ज्ञान को सरल करके, विषय वस्तु को सरल करके उनके सामने बस रख दे, ऐसा निर्मितवाद मानता है। यानी ज्ञान निर्माता होते हैं, अतः शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञान दे उन्हें, अतः शिक्षक उन्हें विषय वस्तु का ज्ञान दे। यानी उनको क्या सीखना है सिर्फ इतना बताया जाए, बच्चों का सिर्फ इतना भर मार्गदर्शन किया जाए, उनको सिर्फ इतना निर्देशित किया जाए कि जो विषय वस्तु है वो उनको सीखनी है। बाद में वो कैसे सीखेंगे ये योग्यता उनके खुद के पास है, क्योंकि उनके पास पूर्वानुभव है और वो अपने अनुभव का उपयोग करते हुए सामाजिक अंत्यक्रिया से समस्या के समाधान तक पहुंच जाएंगे। और यही तरीका है संरचनावाद के सिखाने का, यानी विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ यह बताया जाए कि उनको क्या सिखाना है। विषय वस्तु का मतलब हम उस मैटर से लेंगे जो बच्चों को सिखाया जाना है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता को ये निर्मितवादी संप्रदाय क्या मानता है या निर्मितवादी उपागम? तो बच्चों को वो मानता है ज्ञान निर्माता, वो स्वयं ज्ञान के खोजी है, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन बातों पर हमने जीन पियाजे को पढ़ते टाइम बड़े अच्छे से बातचीत कर ली थी। अब जो ये पूरा का पूरा उपागम है, इस उपागम के अंदर हमें किन किन व्यक्तियों को पढ़ना है उनके परिचय को लिखते हैं हम। प्रमुख रचनावादी या प्रमुख निर्माणवादी, प्रमुख रचनावादी, कई प्रकार के रचनावादी है जिनमें से पहला ही पहला नाम हमारे सामने रहता है पियाजे। जीन पियाजे किस प्रकार के निर्माणवादी या किस प्रकार के रचनावादी थे? तो ये थे संज्ञानात्मक रचनावादी। या इन्होंने किस प्रकार के रचनावाद या किस प्रकार के निर्माणवाद का प्रवर्तन किया? तो इन्होंने किया संज्ञानात्मक रचनावाद का। और इनके अंदर संज्ञानात्मक विकास की, संक्रिया के विकास की और स्कीमा के विकास की जो प्रक्रिया थी वो हम पढ़ चुके हैं। कहां पर? बाल विकास के अंतर्गत। तो हमें इस
आज के सेशन के अंदर प्याजे पर तो कोई चर्चा करनी ही नहीं है, क्योंकि प्याजे हम पढ़ चुके हैं। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, उनके अतिरिक्त कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया था, उनको समझकर हम अब तक जान चुके कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक रचनावाद क्या है। अन्य जो व्यक्ति उन पर हमें चर्चा करनी, वो कौन से खास खास व्यक्ति हैं। नंबर 2 पे जिन पे शॉर्ट में चर्चा खत्म हो जाएगी उनको हम पहले ले लेते हैं, और जो विस्तृत हैं उनको बाद में लेंगे। एक व्यक्ति है जॉन डीवी। इनको कहा जाता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक रचनावादी। इन्होंने किस प्रकार के रचनावाद का प्रवर्तन किया? लोकतांत्रिक रचनावाद या फिर लोकतांत्रिक निर्माणवाद। इनका इतना नाम लिखने का उद्देश्य यह है कि यहां से सीधा सवाल बन सकता है, एक संभावना है अच्छी सी हमारी परीक्षा की दृष्टि से, जिस परीक्षा को हम दृष्टिगत रख के पढ़ रहे हैं, उस परीक्षा में यह सवाल यहां से सीधा आने की संभावना अधिक होती है कि संज्ञानात्मक रचनावादी कौन कहे जाते हैं? पियाजे। और लोकतांत्रिक रचनावाद का प्रवर्तन क्या किसने किया है? जॉन डीवी ने किया है। यह प्रथम पंक्ति के प्रश्न है, क्योंकि द्वितीय पंक्ति ये हो जाती है कि लोकतांत्रिक रचनावाद है क्या, है ना। तो लोकतांत्रिक रचनावाद का सामान्य अर्थ यह होता है कि जो रचना कर रहा है उसको पूर्णतया लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाए, उनको प्रजातांत्रिक माहौल दिया जाए कि वो खुद स्वतंत्र रहकर सामाजिक अंत्यक्रिया करे, अपनी समस्याओं के प्रति अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करें, और इस प्रकार अगर वो सीखेंगे तो उनका ज्ञान अधिक स्थायी होगा। ऐसा किसका मानना है? जॉन डीवी का। ठीक है, जॉन डीवी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं होकर एक शिक्षा शास्त्री, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभार प्रश्न ऐसा बनता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उसमें अक्सर जिसका नाम आता वो व्यक्ति होते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री है, ना कि कोई मनोवैज्ञानिक। ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, इन्होंने शिक्षा शास्त्र पर काम किया, इन्होंने कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, मनोविज्ञान की कोई परिभाषा नहीं दी। इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? एक शिक्षा शास्त्री है। इन्होंने लोकतांत्रिक रचनावाद या निर्माणवाद का प्रवर्तन किया। अब इन्होंने प्रवर्तन किया किसके लिए? शिक्षण के लिए किया। ध्यान रखना कि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई है कि जब शिक्षण पूर्ण होता है तभी अधिगम होता है। कक्षा अधिगम के संबंध में शिक्षण एक प्रक्रिया है जो अधिगम से जुड़ी हुई है। बाकी तो अधिगम जीवन पर्यंत होता है। अधिगम सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रक्रिया है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है कि किसी निश्चित स्थान या निश्चित समय में ही होगा, ऐसा कुछ अधिगम के बारे में है नहीं। तो जॉन डीवी जो है लोकतांत्रिक रचनावाद के अंदर शिक्षण की एक प्रक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय है, शिक्षण के 3 ध्रुव है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी शिक्षण 3 ध्रुवों वाली प्रक्रिया, इसके 3 नोड होते हैं, 3 पोल होते हैं, और तीनों पोलों के बीच में अंत्यक्रिया के द्वारा शिक्षा अर्जित की जाती है। और 3 पोल कौन से होते हैं? एक होता है विद्यार्थी, एक होता है विद्यार्थी। और रचनावाद विद्यार्थी को केंद्र में मानता है। ये जो रचनावाद है ये विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित उपागम है, बाल केंद्रित उपागम। व्यवहारवाद कैसा उपागम है? वो पर्यावरण केंद्रित है। और संज्ञानवाद कैसा उपागम है? संज्ञानात्मक शक्ति या फिर संज्ञान केंद्रित उपागम है। और रचनावाद बाल केंद्रित उपागम है, क्योंकि ये बच्चों को महत्वपूर्ण मानता है, बच्चों को एक इकाई के रूप में ज्ञान का निर्माता मानते हैं। जबकि संज्ञानवाद के अंदर किन बातों को महत्व दिया गया? मानसिक विकास, चिंतन और तर्क की शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रचनावाद जो है बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता मानते हैं, इसलिए इसको रचनावाद को संज्ञानात्मक विकास से अलग किया गया। अब ये संज्ञानात्मक विकास है संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत क्यों है? तो अंतर्गत इसलिए है कि निर्मितवाद भी यही मानता है कि बच्चे भले ही ज्ञान का निर्माता हो, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ किस प्रकार का इकट्ठा करते हैं? संज्ञानात्मक प्रकार का। यानी निर्मितवाद या संरचनावाद की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी किस प्रकार के विकास की बात होगी? बार बार संज्ञानात्मक विकास की बात होगी। जैसे कि प्याजे का यहाँ पे लिखा हुआ है, प्याजे का संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, अब जॉन डीवी को हम देख रहे हैं। जॉन डीवी की त्रिध्रुवीय शिक्षण प्रक्रिया के अंदर कौन कौन होते हैं? तो एक तो होता है विद्यार्थी, एक होता है शिक्षक, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, अब देखो इसको समझते हैं। जॉन डीवी ने कहा शिक्षण के अंदर 3 नोड होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं। एक विद्यार्थी होता है, एक शिक्षक होता है, और एक होता है पाठ्यक्रम। अब रचनावाद के अंतर्गत इनकी व्याख्या करते हैं कि रचनावाद के अनुसार देखा जाए कि विद्यार्थी क्या है? तो विद्यार्थी एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है जो अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है। यानी विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या देकर? पाठ्यक्रम देकर। और फिर हम यहां पर चलते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका बताई गई है। तो शिक्षक की भूमिका रचनावाद के अंदर बताई गई है कि वो सिर्फ ज्ञान का सुगम करता है, सुगम करता, या फिर कह सकते हैं सरल करता, या फिर कह सकते हैं सुविधादाता। सुविधादाता के अलावा कह सकते हैं निर्देशन। ठीक है, सुविधादाता, निर्देशक, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शिक्षक के लिए होता है। ठीक है,
और इसका ये जो शब्द है ये बार बार एनसीएफ में भी आएंगे। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक क्या है, तो एनसीएफ के अनुसार भी शिक्षक क्या है, सुगम करता है, सरल करता है, सुविधादाता है, निर्देशक है। विद्यार्थी के लिए एक दार्शनिक की भूमिका भी निभाता है। शिक्षक एक दार्शनिक है, ठीक है। हालांकि शिक्षक के बारे में हम आगे चर्चा कर देंगे जब शिक्षण पढ़ेंगे ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें 5वीं इकाई के अंदर शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हमें शिक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा कि सिखाने के मामले में शिक्षकों का रोल क्या होता है। फिलहाल देखना है कि निर्मितवाद की दृष्टि से शिक्षक क्या होता है, तो सुगम करता होता है, सरल करता होता है, सुविधादाता होता है, निर्देशक होता है, दार्शनिक होता है। अब लोकतांत्रिक रचनावाद के अंतर्गत देखो, जॉन डीवी कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी सक्रिय ज्ञान निर्माता है और शिक्षक को क्या करनी है, उसके लिए ज्ञान को, विषय वस्तु को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाकर उसको पेश करनी है और फिर उसको पाठ्यक्रम बता देना है, विषय वस्तु उसको बता देने की क्या सीखना है। फिर उससे आगे विद्यार्थी का अपना खुद का काम शुरू हो जाता है और विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम और समाज के बीच एक स्वतंत्र अंतःक्रिया पैदा करता है। जो चीजें वो पढ़ता है उससे अपने पूर्व अनुभव से जोड़ता है, जो चीजें वो नहीं समझ पाता उसके लिए वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार वो खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ऐसी प्रक्रिया की व्याख्या कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को कितने ध्रुवीय प्रक्रिया माना, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके आगे इस पर अगर शिक्षण में हम चर्चा नहीं भी करें तब भी ध्यान रखना कि यहाँ से सवाल बहुत सरल होता है, बहुत आसान है कि जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षण है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं आगे रचनावादियों के प्रयोग। और दो पर बात हो गई हमारी, तीसरी बात पे चलते हैं हम। छोटी चीजों को पहले लेते हैं, बड़े सिद्धांत जो वाइगोत्स्की और ब्रूनर का है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। अब एक यहाँ पर है अवधारणा मानचित्रण। यहां से छोटी चीजें पर प्रश्न देने की इसमें संभावना है। अवधारणा मानचित्रण, अवधारणा क्या होती है? अवधारणा का अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट या अवधारणा का मतलब किसी भी बात को उसकी उत्पत्ति से लेकर अंत तक पूरा का पूरा पढ़ना, ठीक है। जैसे व्यवहार एक अवधारणा है। अब व्यवहार शुरू कहां से होता है, वहां से लेकर व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, व्यवहार परिवर्तन और अंततः व्यवहार का उद्देश्य क्या होता है, उस तक की पूरी चीजों को अगर एक साथ पढ़ें तो इसको हम एक अवधारणा कहते हैं। और अवधारणा मानचित्रण जो है ये निर्मितवाद की देन है। अच्छी तरीके से याद रखना कि अधिगम उपागम के अंदर निर्मितवाद की देन है। किससे संबंध रखते हैं? अवधारणा मानचित्र निर्मितवाद की देन है, निर्मितवाद से संबंध रखते हैं। यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी अवधारणा होती है, जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अधिगम की अवधारणा है, ठीक है। तो अधिगम की अवधारणा को हमको पढ़ते हुए 3-4 क्लास हो गई। हमने अधिगम के अर्थ से शुरू किया है, उनको तमाम प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रकार, अधिगम के सिद्धांत, आगे हम देखेंगे अधिगम की कठिनाइयां, ठीक है। इस तरह हमने जो सब कुछ पढ़ा वो अधिगम की अवधारणा। अब ऐसी अवधारणा को अगर मानचित्र बनाकर सरल किया जाए, मानचित्र बनाकर सरल किया जाए, जैसा कि मानचित्र हम बार बार बनाते आए, तो फिर उसको पढ़ना बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। ऐसा संरचित या निर्मित ज्ञान अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ऐसा कौन मानता है? निर्मितवाद मानता है। और अवधारणा मानचित्रण किसकी देन है? ये है निर्मितवाद। और यहाँ पे एक नाम आता है जेडी नोवक। जेडी नोवक, जेडी नोवक ने 1960 में 1960 में पहली बार अवधारणा मानचित्र का प्रवर्तन किया। अब ये अवधारणा मानचित्रण होता क्या है, तो ध्यान दो, किसी भी अवधारणा को चित्र के रूप में निरूपित करना, अवधारणा को चित्र के रूप में समझाना, चित्र के रूप में समझाना। मान लो कि यहां पर हम कहते हैं कि अधिगम के उपागम कितने हैं, ठीक है। तो हम ऊपर लिख देते हैं अधिगम उपागम, अधिगम उपागम, और फिर इस पर गोला करके इसके नीचे 3 तीर बना देते हैं, 3 ऐसे। फिर इसके नीचे सर्कल बना देते हैं। एक है व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी। एक हमने अभी अभी पढ़ा था संज्ञानवादी से पूर्व, और तीसरा हमने पढ़ लिया था कौन सा उपागम? अभी हम पढ़ रहे हैं रचनावादी या निर्मितवादी उपागम। अब ये ऐसे लिखकर मैं छोड़ दूं और आपको कुछ भी नहीं बताऊं, बिना बोले इतनी सी चीज आपके सामने लिख कर रख दूं, तो क्या आप समझ सकते हैं? हर कोई समझ सकता है कि अधिगम उपागम एक कोई बड़ी अवधारणा है जिसके 3 हिस्से हैं या 3 टुकड़े हैं। एक है व्यवहारवाद, एक है संज्ञानवाद और एक है रचनावाद। तो ये जो ब्लॉक के अंदर बंद किया हुआ है इसको हम कहेंगे अवधारणा मानचित्रण। ऐसे तमाम अवधारणा मानचित्रण हमने पहले देखे होंगे, कई किताबों में पढ़े होंगे। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो रचनावादी अधिगम उपागम से होती है। और ये उपागम कहता है कि कोई भी अवधारणा जो होती है, विषय वस्तु जो होती है, जो बच्चों को सिखाई जानी है,
उसका मानचित्रण करो और बच्चों के सामने रखो, ताकि बच्चों के लिए वो चीज सरल हो जाए और वो उसको आसानी से सीख जाए, है ना। तो विषय वस्तु को सरल करके, विषय वस्तु का ज्ञान देकर, विषय वस्तु में रुचि पैदा करके बच्चों को सिखाया जा सकता है, ऐसी बात निर्मितवादी करते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक निश्चित संरचना मानते हैं। और अध्यापक और शिक्षा प्रणाली की सिर्फ इतनी भूमिका यह बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो सुगम दाता है, सुगम करता है, सुविधा दाता है, वो सरल करे और बातों को बच्चों के सामने रख दे। बाकी बच्चों का काम है कि वो कैसे सीखेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो शब्दावली है इससे अक्सर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद, सवाल यहीं से शुरू हो जाते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद किसने प्रवर्तित किया। ये कितने नंबर का हो जाता है, शायद इससे पूर्व हमने 3 की चर्चा कर दी है, जॉन डीवी और नोवाक, जेडी नोवाक और पियाजे, यानी 4 नंबर पर आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद। निर्मितवाद सवाल यहां से भी बनते हैं, प्रजातांत्रिक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन, या ये निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद सिद्धांत, या सामाजिक सांस्कृतिक संरचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत। शब्द का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखना। रचना, निर्माण और संरचना, तीनों का अर्थ यहां पर आप एक ही तरीके से लेंगे। अब सांस्कृतिक या सामाजिक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये व्यक्ति है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की की ये जो थ्योरी है ये उन्होंने कहां और किस प्रकार पेश की, तो उसके लिए आपको एक बुक याद रखनी, थॉट एंड लैंग्वेज। थॉट एंड लैंग्वेज। अब बुक पर चर्चा करते हुए हम इनके खास विचारों को यहां पर देख लेंगे। थॉट एंड लैंग्वेज, इस किताब के अंदर इन्होंने क्या किया, चिंतन में भाषा के महत्व को समझाया कि जो बालक चिंतन करते हैं, थिंकिंग की प्रोसेस है, उसके अंदर चिंतन का क्या महत्व है, चिंतन में भाषा का क्या महत्व है ना। तो इसको देखना है, चिंतन में भाषा का महत्व। वाइगोत्स्की के आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि इसको यहीं पर देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के अंदर चिंतन या जो थिंकिंग की प्रोसेस होती है, जिसको जीन पियाजे को पढ़ते टाइम हमने अच्छे से देखा था और बाल विकास के अंदर भी देखा था कि अवस्थाएं आगे बढ़ने के साथ साथ या बालक की भौतिक विकास के साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया भी विकसित होती जाती है। चिंतन अवस्था दर अवस्था अधिक मजबूत और अधिक उत्पादक होता जाता है। जैसे कि शिशुअवस्था में चिंतन काल्पनिक प्रकार का अतार्किक होता है, बाल्यावस्था मूर्त हो जाता है और किशोरावस्था में जाते जाते अमूर्त निगमनात्मक तर्कणा का विकास हो जाता है। वो विकास की चिर अवस्था होती है, पूर्ण विकास हो जाता है। तो वैसे ही चूंकि निर्मितवाद पूरा का पूरा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है, तो संज्ञानवादी चिंतन और तर्क के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञान को विकसित करने पर बल देते हैं। तो यहाँ पर पियाजे की तरह इन्होंने भी, यानी वाइगोत्स्की ने भी चिंतन के विकास को महत्व दिया और इन्होंने कहा कि चिंतन में भाषा का महत्व होता है, अगर भाषा नहीं होगी तो चिंतन का विकास भी नहीं होगा। फिर इन्होंने एक संप्रत्यय दिया था निज भाषा का, निज भाषा या निजी संभाषण, निजी संभाषण। निज भाषा या निजी संभाषण का मतलब ये हुआ कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे खुद से बात करते हैं, उनकी एक अपनी निजी भाषा होती है। हर बच्चे की अपनी निजी भाषा होती है जिसको वो खुद समझता है, अपने आप से बात करता है और बात करने की वजह से ही चिंतन होता है। आप भी आमतौर पर सोच के देखिए कि आप अगर कोई बात दिमाग में सोचते हैं तो खुद से बात करनी पड़ेगी। हम खुद से बात किए बिना कोई नोट्स लिखे हुए उनको पढ़ के भी याद नहीं कर सकते, नोट्स को पढ़ते टाइम हम खुद से बीच बीच में बात करते रहेंगे। और इसी प्रकार जब हम समस्या समाधान की प्रक्रिया में लगे होते हैं, समस्या समाधान कर रहे होते हैं, तब भी हम खुद से बातें करते हैं और हमारी उसी निजी भाषा, निज भाषा या निजी संभाषण के द्वारा हम समाधान तक पहुंचते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन के विकास में भाषा का अच्छा खासा योगदान होता है। और इसको इन्होंने किस रूप में बताया, किस स्वरूप में इसको बताया, तो इन्होंने कहा कि ये भाषा जो होती है निज भाषा होती है, निजी होती है। अब वाइगोत्स्की के संबंध में आगे देखते हैं कि इन्होंने बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को कैसे अभिव्यक्त किया, कैसे बताया कि बालक जो होते हैं कैसे सीखते हैं। यहां से सीधा सवाल बनता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। हर एक शिक्षा शास्त्री या हर एक बाल मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शिक्षा के अधिगम के सिद्धांत दिए, उन पर प्रत्येक पर हमको ये प्रश्न करना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि आखिरकार हमको निहितार्थ प्राप्त करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी अधिगम के खास सिद्धांत का मतलब क्या है
और वो मतलब तभी समझ में आएगा जब हम प्रश्न करेंगे इस पर, सिद्धांत पर, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहां से सीधा सवाल बनता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या हुआ, तो अपन जिस समाज के अंदर रहते हैं उन समाज के सदस्यों के साथ बातचीत करना, उनसे वार्तालाप करना, ठीक है, उनके साथ अपनी बातें साझा करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना, उनकी जानकारियों से वाकिफ होना ही सामाजिक अंत्यक्रिया है। सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं। और सामाजिक अंत्यक्रिया से जब सीखते हैं तो किस प्रकार के वातावरण में सीखते हैं, तो वहां पर एक वातावरण महत्वपूर्ण हो जाता है, सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं। और किस वातावरण में, अपनी ही संस्कृति के सांस्कृतिक वातावरण में सीखते हैं। और फिर सामाजिक अंत्यक्रिया के दौरान वो किससे अंत्यक्रिया करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो वो करते हैं वयस्कों से और समवयस्कों से अंत्यक्रिया, वयस्कों और समवयस्कों से अंत्यक्रिया। सिर्फ उन शब्दों को हम ले रहे हैं जहां से प्रश्न बने हुए हैं, और भी बन सकते हैं। वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है बहुत बड़ी है। इनके शुरुआत करने में कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखा कैसे जाएगा, कि निर्मितवाद क्या, इस पर 5 पन्ने हम भर सकते हैं। लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करनी। लेव वाइगोत्स्की ने किताब लिखी तो इसका रिजल्ट क्या है, निज भाषा क्या है, उसको देखना है। निज भाषा का संपर्क किसने प्रदान किया, वाइगोत्स्की ने किया। फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का योगदान होता है। और सामाजिक अंत्यक्रिया का मतलब क्या है, वयस्कों और समवयस्कों से क्या क्या करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना, ठीक है। वार्तालाप के अलावा उनसे चर्चा करना, ठीक है। चर्चा के अलावा बहस करना, बहस के अलावा अनुकरण करना, अनुकरण करके सीखते हैं। चूंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं इसलिए वो बड़ों से प्रश्न भी पूछते रहते हैं। अपनी समस्याओं के प्रश्न वो जब बड़ों से पूछते हैं तो बड़े यानी कि वयस्क एडल्ट, और समवयस्क का मतलब उनके हम उम्र, उनके साथ वो वार्तालाप करते हुए, चर्चा करते हुए, बहस करते हुए, अनुकरण करते हुए सीख जाते हैं, ठीक है। फिर एक बात और रह जाती है कि वयस्क और समवयस्क कौन होते हैं, ठीक है। तो उसको हम भूमिका में लिखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास में कौन कौन भूमिका निभाते हैं। तो बात शुरू होती है परिवार से। परिवार के अंदर जो परिजन है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, वो तमाम बच्चों से जुड़े रहते हैं, वो सब बच्चों की अंत्यक्रिया में उनका साथ देते हैं। तो परिवार होता है, मित्र होता है, मित्र मंडली का प्रभाव होता है, पड़ोसी होते हैं, पड़ोस के अलावा विद्यालय होता है, विद्यालय के अलावा जितने भी अन्य संपर्क के साधन होते हैं जहां तक बच्चा जा सकता है, जितने वातावरण के घटक हैं, वो सभी के सभी बालक को अंत्यक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनसे अंत्यक्रिया करके बच्चा सीखता है, ठीक है। अब एक चीज इन पूरे के अंदर से हमको निकाल के देखनी है कि कौन कौन सी बातें सीखने के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो एक है सामाजिक अंत्यक्रिया, दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण, और तीसरी है निज भाषा, ठीक है। इनसे सवाल बनता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में, या वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक सामाजिक निर्मितवाद के अंदर सीखने के उपकरण क्या होते हैं। तो देखना, सीखने के उपकरण, सीखने के उपकरण, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के उपकरण कौन से हैं। 3 उपकरणों की बात होगी। एक होगी सामाजिक अंत्यक्रिया, जिसका अर्थ हमने बोर्ड पर लिख दिया है। और सामाजिक अंत्यक्रिया का मतलब क्या है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ बातचीत करना। पहली हुई सामाजिक अंत्यक्रिया, दूसरी चीज हुई संस्कृति, और तीसरी चीज हुई भाषा। और किस प्रकार की भाषा, तो चिंतन के विकास के लिए निज भाषा महत्वपूर्ण मानी है वाइगोत्स्की ने। यह बात जो है शॉर्टली हमारी इस थ्योरी में वाइगोत्स्की के अनुसार सीखा कैसे जाता है, सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, यह हमारी चर्चा पूरी हुई। हम बहुत डीप नहीं जा रहे, बहुत ही सेलो सेलो ऊपर ऊपर से हम बातों को ले रहे हैं, जितनी की रीट परीक्षा के लिए काफी है हमारे। और अगर इससे अधिक की जरूरत कभी पड़ेगी तो आगे वैसे हम इसको और पढ़ लेंगे अध्यापक भर्ती से पहले। अब देखते हैं आगे अधिगम की प्रक्रिया, है ना। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम होता है, इसका स्त्रीकरण या प्रक्रिया कैसे चलती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम स्त्रीकरण, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम स्त्रीकरण, ठीक है। यहां से भी सवाल बनेगा, अधिगम स्त्रीकरण। हमको एग्जैक्ट पता थोड़ी है, हम सीधा सीधा थोड़ी बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कि कौन से टॉपिक के किस हिस्से से सवाल बनेगा। बस अनुभव ये कहता है कि उन
बातों पर अधिक जोर दे दिया जाए या सिर्फ उन बातों पर अधिक महत्व दिया जाए जहां से सवाल बन सकता है। बाकी किसी को परफेक्ट पता कैसे हो सकता है कि किसी परीक्षा से पहले किसी निश्चित चीज से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अधिगम का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर 15 घंटे के करीब की क्लासें हो चुकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो दिक्कत ये है कि हम कैसे निश्चित करें कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम सभी टॉपिक की उन बातों पर बात कर रहे हैं या सिर्फ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जहां से सवाल बनने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, और वैसे हमारे पास टाइम है अभी तक 20-25 दिन का, तो उतने में अपना हो जाएगा। अधिगम स्त्रीकरण या अधिगम की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं, मान लिया, लेकिन वाइगोत्स्की को यह भी तो बताना पड़ेगा ना किस प्रकार वो सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं और उनको सामाजिक अंत्यक्रिया बच्चों को सीखने में मदद करती है। तो इसके लिए उन्होंने स्त्रीकरण किया है और इसके 2 स्तर बताए। एक आरंभिक स्तर, आरंभिक स्तर कितने स्तर बताए, कौन से स्तर बताए, यहां से कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन आरंभिक स्तर या प्राथमिक स्थिति का मतलब है बच्चा स्वयं सीखता है, बच्चा स्वयं सीखता है, खुद से अपने पूर्व ज्ञान से किसी की बिना मदद के स्वयं सीखता है, बिना सहायता के, बिना मदद के। और क्या बन के सीखता है, स्वयं खोजी बन के सीखता है, खोजी और जिज्ञासु बनकर, जिज्ञासु बनकर सीखता है। खोजी या जिज्ञासु बनकर खुद से सीख लेता है और यहां तक सीखने में सिर्फ उसकी खुद की अपनी योग्यताएं, अपना संज्ञान, अपना चिंतन, अपनी निज भाषा उसको मदद करती है। ठीक है, जब खुद जिस स्तर तक सीख लेता है उससे आगे सीखने के लिए उसको क्या चाहिए, तो यहाँ पे 3 शब्दावली है। वाइगोत्स्की के 3 शब्द है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और वो 3 शब्द क्या है मैं साइड में लिख देता हूँ। एक शब्द है ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या संभाव्य विकास का क्षेत्र। एक शब्द और है MKO और तीसरा है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तीनों, और तीनों को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल ही छोटी चीजें हैं जिनको बड़ा चढ़ा के भले ही बता दिया जाए लेकिन बहुत ही सरल चीज है। ठीक है, यह है आरंभिक स्तर सीखने का। और अगले स्तर को कहते हैं संभावना स्तर, संभावना स्तर या फिर उसको कहते हैं उच्च स्तर। संज्ञानात्मक विकास के लिए, चिंतन के विकास के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए 2 स्तर ये है। पहला ये आरंभिक स्तर और दूसरा संभावना स्तर। आरंभिक स्तर तक किसी की मदद की बच्चे को जरूरत नहीं होती, वो बिना अंत्यक्रिया के, बिना समाज की मदद के स्वयं सीख सकता है, निज भाषा के द्वारा। किसके द्वारा, निज भाषा के द्वारा। लेकिन संभावना स्तर वो है जब बच्चे को मदद मिल जाए, जब बच्चा अंत्यक्रिया करने लगे, जब बच्चा दूसरों का सहारा लेने लगा, जब MKO सीख रहे बच्चे को स्कैफोल्डिंग करता है, जब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भर जाता है और संभावित स्तर का विकास हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या है, इसको सरलता से समझो। माना कि ये आरंभिक स्तर है सीखने का, ठीक है, ये आरंभिक स्तर है, यहां तक बच्चा खुद ब खुद सीख गया किसी की मदद के बिना। और ये वो ज्ञान है जो बच्चा खुद से नहीं सीख सकता। ठीक है, इसको कहेंगे संभावित ज्ञान या फिर कहेंगे संभावना अधिगम की। किसकी संभावना, अधिगम की। हम भी अपने जीवन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बिना किसी की मदद की खुद से कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के जटिल काम या कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। नॉर्मली हम अपने हेल्थ का ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बीमारी लगती है तो फिर हमको मदद की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है चिकित्सकीय सुविधाओं की। तो उसी तरीके से सीखने के 2 स्तर हैं, ये मान लो। ये बच्चा खुद सीख लेगा और ये बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखेगा। ठीक है, यहां पर बच्चा किससे सीखेगा, निज भाषा से सीखेगा, निज भाषा और स्वयं से सीखेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बच्चे को चाहिए सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया। सामाजिक अंत्यक्रिया यानी उसको चाहिए वयस्कों और समवयस्कों की मदद। ठीक है, तो सीखने का एक स्तर तो बच्चे के खुद के पास है और दूसरा संभावना का स्तर है। अब इस स्तर से निकलकर इस स्तर तक पहुंचने के लिए ये बीच का जो क्षेत्र है जिसको उसे पार करना है, इसको कहा जाता है ZPD। ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ZPD। ZPD का पूरा नाम क्या होता है उसको हम यहां लिखते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे संभावित विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभाव्य विकास का क्षेत्र।
ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभाव्य विकास का क्षेत्र, जो बात बच्चा खुद सीख सकता है और जो बात बच्चे को सीखने के लिए दूसरों की मदद चाहिए, उनके बीच का जो गैप है उसको कहते हैं ZPD या संभाव्य विकास का क्षेत्र। यानी वहां भी विकास हो सकता है अगर क्या मिले तो MKO से स्कैप फोल्डिंग मिले, MKO से स्कैप फोल्डिंग मिले। समझेंगे हम कि MKO और MKO जो होते हैं क्या स्कैप फोल्डिंग करते हैं, स्कैप फोल्डिंग होती क्या है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र को पार करने के लिए, संभाव्य विकास के क्षेत्र के दायरे को पार करके संभावित विकास को प्राप्त करने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर की स्कैप फोल्डिंग चाहिए, स्कैप फोल्डिंग चाहिए। फिलहाल इस चित्र को आप याद रखें। यहाँ पे हमने ये चित्र बना के बात को समझने की कोशिश की है। ये अवधारणा मानचित्रण है। हमने अभी अभी पीछे देखा कि नोवक ने किस प्रकार निर्मितवादी उपागम के अंदर एक संप्रत्यय दिया था, एक विचार दिया था अवधारणा मानचित्रण का। ये भी हमारा अवधारणा मानचित्रण है। ये वो इस तरह जहाँ बच्चा खुद से सीखेगा, वो इस तरह जहाँ पर मदद की सहायता से सीखा जा सकता है। इनके बीच में जो गैप है, इनको जीन पियाजे संभाव्य विकास का क्षेत्र कहा है। यहाँ पे MKO और स्कैप फोल्डिंग अगर प्राप्त होगी तो बच्चा संभावित विकास कर पाएगा। ठीक है, ये है चारों के चारों संप्रतियों का समझ। अब आगे हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, यानी बच्चे के लिए ZPD क्या है, ZPD क्या है, तो इसका पूरा नाम वापस लिखते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और इसको आपको क्लास में याद करना है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हिंदी में नाम क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट के, तो हिंदी में इसके नाम पूछे जा सकते हैं समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जो विकास के समीप है और उसको पार किया जा सकता है किसकी मदद से, MKO की मदद से। समीपस्थ विकास क्षेत्र या संभाव्य विकास क्षेत्र, संभाव्य विकास क्षेत्र। इसके पूरे नाम से भी सवाल बन सकता है। ये भी बन सकता है कि ZPD का संप्रत्यय किसने प्रदान किया, या फिर ये भी पूछ सकते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रत्यय या विचार किसने प्रस्तुत किया, तो निर्मितवादी या संरचनावादी या रचनावादी लेव वाइगोत्स्की ने प्रदान किया। अब ये ZPD हो गया। ठीक है, फिर ये तो इसका पूरा नाम हुआ, अब इसको समझना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आरंभिक स्तर के, यानी जो ज्ञान बच्चा स्वयं सीख सकता है, जो बच्चा स्वयं सीख सकता है उसके स्वयं सीख सकता है। पहली चीज ये, और जिसको सीखने की संभावना है, और जो सीखने के लिए, जो सीखने के लिए वयस्कों की मदद की जरूरत है, सीखने के लिए वयस्कों की मदद की जरूरत है, मदद की जरूरत है, इनके बीच का क्षेत्र, इनके बीच का क्षेत्र, क्षेत्र ZPD कहलाता है। ठीक है, यानी इस ZPD के अंदर अगर बड़ों की या वयस्कों की मदद मिल जाए तो बच्चा कौन सी बात सीख लेगा, जो संभाव्य विकास, संभावना का विकास है, यानी जिस विकास की संभावना है किसके द्वारा, कि बड़ों की मदद से ही सीखा जाएगा। इनके बीच का जो गैप है, यानी प्राथमिक स्तर का और वयस्कों की मदद से सीखने वाले स्तर का, उनके बीच के एरिया को कहेंगे ZPD। अब ZPD वाला गैप या एरिया कवर किससे होगा, तो इसके लिए आगे दो संप्रत्यय है, एक है MKO और दूसरा है स्कैप फोल्डिंग। इनको समझ लेना है, इसके साथ अपना ये थ्योरी पूरा हो जाएगा। MKO का पूरा नाम क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नाउलेजेबल, नाउलेजेबल। मोर का मतलब अधिक, नॉलेजेबल का मतलब जानकार, अदर का मतलब दूसरे, यानी इसका मतलब होगा वयस्क। सामान्य अर्थ क्या होगा, वयस्क, यानी वयस्क ही हमसे अधिक जानकार होते हैं। इन वयस्कों के अंदर शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन या कोई भी बड़ा हो सकता है जो कि एडल्ट है, हमसे अधिक ज्ञानवान है। ठीक है, अधिक जानकार अन्य, अधिक जानकार अन्य। अब ये अधिक जानकार अन्य वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर कहाँ महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बच्चे को ZPD के अंतर्गत स्कैप फोल्डिंग करते हैं या सहारा देते हैं। अब स्कैप फोल्डिंग का भी हमको अर्थ देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग के लिए हिंदी में कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अपने को अंग्रेजी वाला एक स्कैप फोल्डिंग याद रह जाए तो काफी है। देखो इसके लिए शब्द प्रयोग होता है आलंबन, इसके लिए होता है सहारा, इसके लिए आ सकता है सहायता, इसके लिए आ सकता है मचान, इसके लिए आ सकता है पाड़, ढांचा निर्माण, ऐसे बहुत सारे शब्द
स्कैप फोल्डिंग के लिए प्रयोग होते हैं हिंदी में, जबकि अंग्रेजी में एक ही शब्द का प्रयोग होता है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, चिल्लाया जाता है इन शब्दों के ऊपर बहुत ज्यादा मनोविज्ञान में, लेकिन इतना कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, 3 शब्द है, जेडपीडी, दूसरा एमकेओ, तीसरा स्कैप फोल्डिंग। पहले रट्टा मारो इन तीनों पे कि तीनों का संबंध किससे है, वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास की, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम की, उसके अंतर्गत इन तीनों का महत्व है। फिर देखना है जेडपीडी होता क्या है, दूसरा एमकेओ कौन होता है, अब देखना है स्कैप फोल्डिंग क्या है। तो स्कैप फोल्डिंग का सामान्य अर्थ है सहारा देना, सहारा देना या मदद देना। अब हमने पिछला जो अवधारणा मानचित्रण दिया था उसमें बच्चे को मदद की कहां जरूरत है, तो बच्चे को मदद की जरूरत है संभाव्य क्षेत्र को पार करके संभावना तक पहुंचता, यानी जिस स्तर तक वो खुद सीख सकता है उस स्तर से लेकर जिस स्तर पर दूसरों की मदद से सीखा जा सकता है, उसके बीच को गैप को भरने के लिए उसको किसकी मदद चाहिए, एमकेओ की मदद चाहिए। यानी एमकेओ लोग, एमकेओ जो बच्चों की मदद करते हैं उस मदद को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी स्कैप फोल्डिंग एक अल्पकालीन मदद है, अल्पकालीन सहारा है। थोड़े टाइम के लिए बच्चों को सीखने के लिए जो अल्पकालीन मदद दी जाती है उस अल्पकालीन मदद को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। अब इसको समझा कैसे जा सकता है, इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम। क्या उदाहरण ले, मान लो एक बच्चा होता है जन्म के बाद घर परिवार में होता है और उसका संज्ञानात्मक विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है, तब वो अपने घर के अंदर के लोगों के नाम जान लेता है। ठीक है, लेकिन अभी उसको रिश्ते नातों की समझ नहीं है। यानी घर परिवार के सदस्यों के नाम जानना, माता पिता के रिश्ते जानना, वो हुआ प्रारंभिक स्तर का अधिगम, जो उसने बिना किसी की सहायता के कर लिया, क्योंकि उसको नॉर्मली घर परिवार के वातावरण में ये चीजें देखने को मिल गई। अब घर के बाहर के जो रिश्ते होते हैं, जैसे मामा का रिश्ता, नाना का रिश्ता, पड़ोसी को क्या कहना है, और ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं जिनके नाम बड़ों को पता नहीं होता कैसे विकसित होना है। तो वो जो बड़े रिश्तों को जानने का क्षेत्र है वो हो जाएगा फिर संभावना का विकास। अब प्रारंभिक स्तर पर जिस रिश्तों की समझ विकसित की, उससे लेकर उच्च स्तरीय रिश्तों के बीच का जो गैप है उसको कहेंगे जेडपीडी। और वो गैप भरेगा कैसे, जब हमको एमकेओ यानी हमारे वयस्क, हमारे बड़े हमें वो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के लिए हमको सहायता देंगे, और उस ज्ञान के लिए जो सहायता हमको दी जाएगी उसी सहायता को कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो ये 3 शब्द इनका प्रयोग होता है, जेडपीडी, एमके और स्कैप फोल्डिंग। और इन तीनों शब्दों की व्याख्या करने के साथ अपनी ये वाइगोत्स्की की जो थ्योरी होती है, जितना इनको समझना था उतना हमारा समझना पूरा हो चुका है। ठीक है, भाषा, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया 3 ही चीजें हैं, और तीनों के संदर्भ में वाइगोत्स्की का जो रचनावाद है पूरा हो जाता है। आगे हमें पढ़ना है जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक निर्मितवाद। ज्ञान की संरचना के संबंध में जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं उसको जानना। तो देखते हैं संरचनात्मक निर्मितवाद 5वें नंबर का हो जाएगा, 6ठे नंबर का। नंबर में मेरे अक्सर गड़बड़ हो जाती है, आप देख लेना। संरचनात्मक निर्मितवाद, पहला सवाल यही से कि संरचनात्मक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर का संबंध किस अधिगम उपागम से, तो निर्मितवाद से। देखो साथियों, बनने को सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, सवाल तो बहुत सारे ऐसे भी बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, तो वहां पर तो आपके लिए ये भी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है कि अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत हमने किस किस व्यक्ति का अधिगम सिद्धांत पढ़ा है, तो वो भी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीखना ही होता है उसको। तो यहाँ पर जो जेरोम ब्रूनर है वो संरचनावाद या फिर निर्मितवाद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से इस सवाल की भी तो संभावना है ना कि कौन सा एक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, किसने एक, किसका एक का संबंध निर्मितवाद से नहीं है, किसका संज्ञानवाद से संबंध नहीं है, किसका व्यवहारवाद से संबंध नहीं है। हर प्रकार के प्रश्नों पर जो ऊपरी स्तर के होते हैं उन पर नजर रखना। मैं कहता हूं कि भाई संरचनात्मक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक चीजें सामने हैं, तब तक तो जेरोम ब्रूनर आसान हो जाएगा। लेकिन जब ये आप पेज छोड़ के जाएंगे, 4-5 दिन में वापस आएंगे, तो विस्मृत हो जाएगी चीजें। जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम होते हैं मतलब आप भी होगे। ठीक है, आप भी उसी प्रकार के प्राणी हो जैसे कि हम हैं, तो हमारी मानसिक संरचना और आपकी मानसिक संरचना में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर विस्मरण की प्रक्रिया तो हम दोनों समान होगी, है ना। तो सामान्य ज्ञान होता है, शुरुआती जो चीजें होती हैं उनको ज्यादा अच्छे से देखना है। पहली बार में अगर आप पूरी थ्योरियों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि थ्योरियों से बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन तो बनने ही नहीं है। ठीक है, तो मात्र जो ऊपरी ज्ञान होता है उसी से क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इनकी कुछ बुक्स हैं, पुस्तकें, जैसे कि अभी आपने देखी वाइगोत्स्की की कौन सी किताब थी, लैंग्वेज एंड थॉट। यानी वो कहते हैं कि थॉट प्रोसेसिंग में, थॉट फॉर्मेटिंग में, चिंतन के निर्माण में, संज्ञानात्मक विकास में निज भाषा का महत्व होता है। वो उन्होंने किस किताब में लिखा था, थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कि जेरोम ब्रूनर की कौन सी पुस्तकें हैं। तो इनकी एक पुस्तकें हैं ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। हमने जितनी किताबों के बारे में पढ़ा है उनमें से करीब 30वीं या 35वीं किताब होगी। इतनी पुस्तकों का हमने संदर्भगत अध्ययन किया है कि जहां जहां जरूरत पड़ी वहां पे पुस्तकों के नाम लिखे हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन, एजुकेशन करके इनकी 3 किताबें हैं। रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तीनों को रटना आसान है क्योंकि तीनों के साथ एजुकेशन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी सीखने की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया। और तीसरा है कल्चर ऑफ एजुकेशन, कल्चर ऑफ एजुकेशन। ये 4 किताबें हैं और ब्रूनर के साथ इनको जोड़कर रखना ही रखना है। वैसे तो 4 है लेकिन याद करने के लिए 2 ही होगी क्योंकि एक तो स्टडी ऑफ थिंकिंग है, बाकी तीनों किताबों की लिखने का तरीका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आगे 3 शब्द बदल रहे हैं, रिलेवेंस, प्रोसेस और कल्चर, ठीक है। और स्टडी ऑफ थिंकिंग का मतलब होगा चिंतन का अध्ययन, चिंतन का अध्ययन। और रिलेवेंस का मतलब क्या होगा, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब उपयोगिता है कि नहीं है, इसको कहते हैं प्रासंगिकता। अगर कोई चीज उपयोगी है तो उसको कहेंगे प्रासंगिक, और उपयोगी नहीं है तो उसको कहेंगे प्रासंगिक नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछ लें मुझसे कि क्या रचनावाद पढ़ना रीट की तैयारी करने की दृष्टि से प्रासंगिक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल प्रासंगिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये चीज प्रासंगिक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ओल्ड फिजिक्स मतलब डीप फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूं जिसके कोई प्रश्न ही नहीं बनते, तो फिर आप कहेंगे रीट के सिलेबस को लेकर ये जो टॉपिक आप बता रहे हैं ये अप्रासंगिक है। 1 सेकंड का कोई कॉल है, माफ करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो चारों किताबें हैं उनमें से प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया आप समझते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या है। और अगला है संस्कृति, यानी एजुकेशन की कल्चर क्या होती है, एजुकेशन की संस्कृति क्या होती है। ये ब्रूनर की 4 किताबें हैं। थ्योरी को पढ़ने का जितना महत्वपूर्ण है, जितना महत्व है उतना ही इन किताबों का भी महत्व है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जेरोम ब्रूनर सिखाने के लिए क्या कहते हैं कि अधिगम कैसे होता तो बच्चे कैसे सीखते हैं। फिर हमारा वही प्रश्न, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने वाले के संदर्भ में क्या व्याख्या करते हैं कि सीखने वाला कैसे सीखेगा। तो मूलभूत व्याख्या वही है कि सभी निर्मितवादियों का यही मानना होता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं, खुद सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, और ये बात हम प्याजे से पढ़ते आए लगातार, ठीक है। फिर जेरोम ब्रूनर अलग से क्या कहते हैं, तो कहते हैं बच्चे का संज्ञान, बच्चे का संज्ञान विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए 2 बातें करनी चाहिए। एक विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाना चाहिए और दूसरों विषय वस्तु का ज्ञान तो हालांकि संरचनावाद के अंदर कॉमन ही है सभी के अंदर। दूसरी बात है कि ज्ञान की मूल संरचना बतानी चाहिए। अवधारणा मानचित्रण के अंदर हम किसी ज्ञान की मूल संरचना पहले बताते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हम किस किस को पढ़ने वाले पहले बात कर लेते हैं और बाद में हम उसको समझते हैं, वैसे ही बच्चों को पहले ज्ञान की मूल संरचना बता दी जाएगी, हम जो चीज पढ़ेंगे उसका मूल क्या है, और दूसरी चीज उद्देश्य बताया जाए, ठीक है। बच्चों का संज्ञान विकसित करने के लिए उन्हें ज्ञान की मूल संरचना बताई जाए, ज्ञान की मूल संरचना। इन शब्दों को यहां से आपको पकड़ना है कि ज्ञान की मूल संरचना को कौन महत्व देते हैं, जो चीज सिखाई जानी है उसकी मूल संरचना बताई जाए, और दूसरा उद्देश्य बताया जाए, क्यों सिखाया जा रहा है। कोई भी बात आपको पढ़ाई जा रही है वो क्यों पढ़ाई जा रही है उसका उद्देश्य आपको पहले बता दिया जाए, और क्या पढ़ाया जाएगा उसकी मूल संरचना को पहले खोलकर मोटा मोटा आपको बता दिया जाए। अगर ऐसा आपको बताया जाएगा तो ब्रूनर के हिसाब से सीखना सरल हो जाएगा। मूल संरचना का मतलब क्या है, मूल संरचना का मतलब है बनावट। एक टॉपिक आपको कोई भी पढ़ाया जाए, मान लो कि मैं शुरू करता हूं आगे अभिप्रेरणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा टॉपिक आपको अगर किताब से खुद पढ़ना हो तो मेरा फिर आपको मार्गदर्शन करने का मतलब क्या कर्तव्य बनता है कि मैं अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ आपको समझा दूं, और फिर अभिप्रेरणा किससे प्रभावित होती है ये समझा दूं, और फिर अलग अलग व्यक्ति अभिप्रेरणा की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं ये आपको समझा दूं, और फिर आपको कह दूं कि आप खुद अपने ज्ञान का निर्माण बनाओ। यानी मैंने एज ए सुगम करता यहाँ पर मूल संरचना और उद्देश्य बताते टाइम शिक्षक क्या है, शिक्षक सुगम करता है। इस दृष्टि में शिक्षक क्या है, सुगम करता। मैं मेरा ये कर्तव्य बनता है मैं ज्ञान को सुगम करके आपको पहुंचा दूं, आप तक
पहुंचा दूं और फिर संरचनावाद के अनुसार आप उस मूल संरचना और सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खुद अपने स्तर पर सीख लेंगे। यही रचनावाद है। और रचनावाद के अंदर जेरोम ब्रूनर इन दो शब्दों का खास प्रयोग करते हैं कि विषय वस्तु की या पढ़ाई जा रही चीज की या ज्ञान की मूल संरचना बच्चों को बताई जाए और उद्देश्य बताया जाए। उद्देश्य का मतलब है क्यों सीखना है, क्यों सीखना है का जवाब देना है, क्यों सीखना है। जैसे प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं कि बाल विकास और मनोविज्ञान या बाल विकास या शिक्षा शास्त्र क्यों सीखना है। तो संभवतः मैंने पहली कक्षा में भी इसका जवाब दिया था कि चूंकि आप अध्यापक बनने वाले, इसलिए आप भविष्य के विद्यालय में आने वाले बच्चों को संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक विकास को समझ अगर पाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। और शिक्षा शास्त्र आपको इसलिए सीखना है ताकि आप जो नॉलेज कैरी करते हैं, खुद के पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को बच्चों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये जेरोम ब्रूनर की आरंभिक सीखने के तरीका हुआ। फिर बच्चे कैसे सीखते हैं कि चर्चा के बाद जेरोम ब्रूनर के एक दूसरी बात सीखते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों में अभिप्रेरणा और रुचि पैदा करें। अभिप्रेरणा और रुचि पैदा करें। कौन पैदा करेगा? ये काम अध्यापक का बताया कि जो सिखाता है, जो सुगम करता है, वो पहले बच्चों को ज्ञान की मूल संरचना बता दे, फिर सीखने के उद्देश्य बता दे, जिससे कि उनके अंदर क्या पैदा होनी चाहिए? अभिप्रेरणा और रुचि पैदा होनी चाहिए। और ये काम किसको करना है? अध्यापक को करना है। क्या रहते हुए करना है? एक सुगम करता, एक सरल करता, एक सुविधादाता बनकर ये काम करना है। जब अभिप्रेरणा या रुचि पैदा करनी होगी तो बच्चों को क्या बताना होगा? दो ही चीजें बतानी होगी। मूल संरचना किसकी? ज्ञान की मूल संरचना बताओ और सीखने के उद्देश्य बताओ। बच्चों को यह बताओ कि आपको ये काम क्यों सीखना है, कोई भी चीज आपको क्यों सीखनी है। ठीक है, एक जिम्नास्टिक का प्लेयर होता है, मान लो उसका ट्रेनर या कोच होता है, वो उसको दिखाता है कि आपको इसलिए सीखना है ताकि आप इंडिया के लिए मेडल ला सको, आपको इसलिए सीखना है ताकि आप एक विजेता बन सको, एक जीतने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर सको। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको स्टेटस मिलेगी, उससे वो मोटिवेट हो सकता है और सीख सकता है। तो ये हुई अभिप्रेरणा और रुचि। चार बातों का ध्यान रखना कि जेरोम ब्रूनर जो होते हैं सीखने बच्चे को कैसे कहते हैं? ज्ञान की मूल संरचना बच्चे को बताओ और फिर बच्चों को सीखने के उद्देश्य बताओ। जब उद्देश्य और मूल संरचना बताओगे तो बच्चों में अभिप्रेरणा और रुचि पैदा हो जाएगी, जो मूल रूप से किसका उद्देश्य है, किसका कर्तव्य होता है? शिक्षकों का होता है। ठीक है, ये बात समझने के बाद आगे हमें जेरोम ब्रूनर का त्रिज्यी निर्मितवाद पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ी आगे की थ्योरी जो है उसको बड़े ध्यान से देखना है आपको, थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की। जैसी पियाजे की थ्योरी थी वैसी ये भी थ्योरी है। ये पियाजे का अनुकरण करते हैं, पियाजे के बहुत निकटतम है, जो कि हम आगे देख लेंगे। ब्रूनर का त्रिज्यी निर्मितवाद, इनके अंदर अवस्थाएं हैं। ब्रूनर का त्रिज्यी निर्मितवाद। त्रिज्यी निर्मितवाद का मतलब इसमें कोई तीन चीजें, कितनी चीजें? तीन चीजें। ब्रूनर का त्रिज्यी निर्मितवाद पियाजे से प्रभावित है, पियाजे से प्रभावित है। यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी है, जिसके अंदर चार अवस्थाएं बताई है, उसी चीज से प्रेरित होकर जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं बताई। उनके हिसाब से संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? तीन। सभी प्रकार के जितने भी संरचनावादी और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, सब के सब संज्ञानवादी विकास की बात करने। ये बात बार बार बता नहीं रहे। देखो कि ब्रूनर ने किस प्रकार के सीखने पर बल दिया? संज्ञानवादी सीखने पर। वाइगोत्स्की ने किस प्रकार के सीखने पर बल दिया? सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में संज्ञानवादी विकास की बात की उन्होंने भी। ठीक है, तो वैसे जॉन डी भी वही बात करेंगे, पियाजे भी वही संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। चूंकि संज्ञानवाद और निर्मितवाद के अंदर आने वाले जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, सब के सब सिर्फ एक ही चीज पर बल देते हैं, संज्ञान के विकास पर। ठीक है, बाकी व्यवहार के विकास पर और संपूर्ण बाह्य जो उद्दीपक होते हैं उसके प्रतिक्रिया करते हुए मानव के पूरे व्यवहार के विकास पर तो व्यवहारवादी बल देते हैं, जिसमें वो दिमाग को या मस्तिष्क को कैसा मान देते हैं? कम महत्वपूर्ण मान देते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा के अंदर संज्ञानवाद को पढ़ते टाइम आपने देखा है कि जैसे व्यवहारवादी दिमाग को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वैसे ही संज्ञानवादी दिमाग को व्हाइट बॉक्स कहते हैं। उनमें फर्क क्या है कि एक तो मस्तिष्क के विकास का और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को महत्व देते हैं और दूसरा उनको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो त्रिज्यी निर्मितवाद है, इसके अंदर ब्रूनर ने क्या बताया है तो यहां पर देखना है। संज्ञान अभिव्यक्ति के तीन उपकरण बताए हैं। संज्ञान अभिव्यक्ति के तीन उपकरण यानी तीन तरीके, अभिव्यक्ति के तीन उपकरण, और फिर संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं, ये दोनों तरफ तीन तीन चीजें। ठीक है,
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं भी इन्होंने 3 बताई और प्रत्येक अवस्था के अंदर संज्ञान अभिव्यक्ति यानी अपना ज्ञान दूसरों को बताने की, अपने प्रश्न पूछने की, अपने अंदर जो नॉलेज है वो दूसरों तक डिलीवर करने के लिए बच्चे कितने टाइप के उपकरणों का उपयोग करते हैं, 3 प्रकार के। इन उपकरणों और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से सवाल कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपकरण का प्रयोग ब्रूनर ने नहीं किया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था ब्रूनर के हिसाब से सही नहीं है, या किस अवस्था में बच्चे प्रतीकों से सीखते हैं, किस अवस्था में बच्चे जो है प्रतिमा से सीखते हैं, किस में संकेतों से सीखते हैं। ऐसे सरल सरल सवाल यहाँ से बनते हैं। तो पहले हम तीनों के तीनों उपकरणों को देखते हैं कि संज्ञान या अपनी जो मानसिक स्थिति होती है उसकी अभिव्यक्ति के लिए बच्चे किस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। तीनों उपकरणों में से पहला है सक्रियता, सक्रियता, ठीक है, या फिर कह लें क्रिया। पहला वो उपकरण है जिसमें बच्चे अपनी दिमाग की स्थिति को बताने के लिए सिर्फ क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। इसको कहते हैं एनेक्टिव उपकरण, एनेक्टिव, या इसको इरोटिक भी कहते हैं। कभी कभार इसके लिए इरोटिक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, इरोटिक। जब हम जीन पियाजे के सिद्धांत पर जाते हैं तो पहली अवस्था देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, वो होती है संवेदी गामक अवस्था। उसके अंदर बच्चे किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, हमने देखा था सहज क्रियाएं करते हैं। तो यहां पर भी पहला वह उपकरण जिससे बच्चे सहज क्रियाएं करते हैं वो है अभिव्यक्ति का पहला उपकरण, और इस उपकरण का इस्तेमाल बच्चे संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में करेंगे, वो हो जाएगी इनके संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था। तो ये चीजें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 3 उपकरण, प्रत्येक उपकरण के अंदर जो खासियत है वो कौन सी अवस्था में परिलक्षित होंगे, उससे जुड़ी हुई सामने की अवस्था में परिलक्षित होंगे। इनको यहां से आपको समझना है। तो पहली जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी, तो वो अवस्था जिस प्रकार पियाजे की संवेदीय अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था होती है उसकी तरह विधि निर्माण अवस्था है इनकी भी, और इसको कहते हैं एनेक्टिव स्टेज, विधि निर्माण अवस्था। 3 उपकरण 3 अवस्था, विधि निर्माण अवस्था। और ये कब कब होती है, तो ये होती है 0 से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जैसी की अवस्था हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंदर भी देखी थी कि संवेगी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित जो अवस्था होती है वो कब से कब तक रहती है, 0 से 2 वर्ष तक रहती है। इसका अंग्रेजी नाम क्या होगा, इसको कहेंगे एनेक्टिव स्टेज या इरोटिक स्टेज। अंग्रेजी में यहाँ पे इस तरह लिखा है, इसी का प्रयोग वहां पर लिखना है। इसके हिंदी नाम दूसरे भी हो सकते हैं, सक्रियता अवस्था भी हो सकता है, क्रिया अवस्था भी हो सकता है, क्रियात्मक अवस्था भी हो सकता है। मूल रूप से आपको कौन से वर्ड पकड़ने हैं, मूल रूप से आपको क्रिया और सक्रियता और सहज क्रिया पकड़ना है कि ब्रूनर की पहली अवस्था के अंदर क्या प्रधान रहता है, बच्चे के अंदर क्रिया प्रधान रहती है। यानी इसके अंदर बच्चा अपनी संज्ञान की, अपनी समझ की, अपनी जरूरत को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करेगा, तो सहज क्रियाएं करता है। वो हमको पियाजे की थ्योरी से पता है। यहाँ पर हमको इतना ही देखना है कि बच्चे अपने दिमाग की क्रियाएं सारी की सारी शारीरिक मूवमेंट से, शरीर से होने वाली गतिविधियों से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, रोना, ठीक है, चीजें मुंह में डालना, मुंह में डालना, क्योंकि इस अवस्था में शिशु जो होती है अपने भूख को शांत करने के लिए खाने की प्रवृत्ति सहज रूप से लेकर पैदा होते हैं ताकि वो अपना जो शरीर की जरूरत है भूख की उसको पूरा कर सके। तो वो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होगी। इस अवस्था के अंदर कौन सा उपकरण प्रदान रहता है संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के लिए, तो वो रहता है सक्रियता। फिर हम दूसरा स्टेज देखते हैं, दूसरा उपकरण देखते हैं, दृश्य प्रतिमा या फिर आइकॉनिक स्टेज। दृश्य प्रतिमा, यहां से प्रश्न बनता है कि किस अवस्था के अंदर, किस संज्ञानात्मक अवस्था के अंदर ब्रूनर के अनुसार संज्ञान की किस अवस्था पर बच्चे दृश्य प्रतिमा से सीखते हैं या प्रतिमात्मक प्रकार का सीखना करते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइकॉनिक। आइकॉनिक, आइकन होता है ना, ICON, आइकन का मतलब होता है प्रतिमा। तो प्रतिमा से सीखना, इस अवस्था के अंदर क्रियाएं कौन सी प्रदान रहती है, तो ध्यान रखना पियाजे का जो सिद्धांत पढ़ा था उस सिद्धांत के अनुसार इस अवस्था तक के बच्चों में मूर्त प्रकार का चिंतन विकसित होने लगता है। चूंकि इसकी अवस्था रहती है 3 से लेकर 6 वर्ष। ये जो अवस्था रहेगी जिसका संबंध दृश्य प्रतिमा से, इस अवस्था को कहते हैं प्रतिमात्मक अवस्था या प्रतिमा अवस्था या आइकॉनिक स्टेज। प्रतिमा अवस्था, प्रतिमा अवस्था, यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इसका एज गैप रहता है 2 से 7 वर्ष, कभी कहीं कहीं पर 6 वर्ष भी होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो उसके लिए आपको वर्ड यहां से पकड़ना है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज। विधि निर्माण अवस्था के लिए वर्ड क्या प्रयोग होगा, एनेक्टिव या इरोटिक स्टेज। तो ये प्रतिमा अवस्था है। अब प्रतिमा अवस्था के अंदर बच्चे किस चीज से सीखते हैं, तो मस्तिष्क में
प्रतिमाएं और प्रतीक बनने लगते हैं, जो कि मूर्त चिंतन के कारण बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको लिख लेंगे कि प्रतिमा या प्रतीक द्वारा अनुभव बताता है, प्रतीक द्वारा अनुभव बताता है। यानी इस अवस्था तक के बच्चे का मूर्त चिंतन बताया जाना। मूर्त चिंतन इतना विकसित हो जाता है कि वो देखी हुई चीजों का मस्तिष्क के अंदर चित्र बनाने लगता है, और जब वो बात करता है तो वो जो जो बातें बोल रहा है उसका उसके मस्तिष्क के अंदर प्रतिमाएं बन रही है, और मस्तिष्क के अंदर बन रही प्रतिमाओं के कारण उसका संज्ञान उसका साथ देता है, उसकी मदद करता है। वो जो भी क्रिया करता है उसमें उसके प्रतीक की प्रतिमा की मदद रहती है या प्रतीक की मदद रहती है। तो प्रतिमा या प्रतीक शब्द का प्रयोग किस अवस्था से संबंधित है? वो प्रतिमा अवस्था से संबंधित है। इसका एक गुण क्या हो सकता है कि बच्चे बोलते बोलते अपने हाथों को हिलाते हैं, हाथों को हिलाते होता है, साथ में बताते हैं कि वो होता है ना किस चीज के बारे में, मान लो उसका नाम उसको नहीं आता है तो हाथों से दिखा करके वो होता है ना वो इस प्रकार से, तो फिर हो सकता है हम कहेंगे टैबलेट की, हाँ हाँ टैबलेट। तो इस टाइम वो जब वो कर रहा था तब उसके मस्तिष्क में क्या बन रहा था? प्रतिमाएं बन रही थी या प्रतीक बन रहा था। इसका कारण क्या होता है? मूर्त चिंतन। और प्याजे के अनुसार मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? किस अवस्था में जाते हुए मूर्त चिंतन विकसित होता है? बाल विकास के हिसाब से मूर्त चिंतन किस अवस्था में जाते विकसित होता है? वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको यथार्थवादी या यथार्थ चिंतन भी कहते हैं। अब इस अवस्था के अंदर बच्चे करेंगे क्या? तो बच्चे करेंगे प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अपने सामने जो चीज हमको दिख रही है उस चीज को समझ पाना। और प्रत्यक्षीकरण करने के लिए किस प्रकार का चिंतन मदद करता है? वो होता है मूर्त चिंतन। तो प्रत्येक अवस्था के अंदर जितने जितने शब्द हमने लिखे हैं, प्रतिमा, प्रतीक, क्रिया, सहज क्रिया, प्रत्यक्षीकरण, इन शब्दों पर खास पकड़ रखनी है। इस प्रकार हमने इधर पढ़ी है जेरोम ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की 2 अवस्थाएं, और प्रत्येक अवस्था के अंदर जो उपकरण हावी रहता है, जिस उपकरण के कारण ये संज्ञानात्मक विकास इन अवस्थाओं का हो रहा है, क्रम से इनको याद रखना है। अंतिम जो उपकरण है तीसरा, वो है सांकेतिक या फिर सिंबॉलिक उपकरण, जिसमें सांकेतिक भाषा से बच्चे बात करते हैं, और उस संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था होती है जिसकी अवधि रहती है 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के आगमन तक। उसको पढ़ते हैं आगे। जेरोम ब्रूनर के अनुसार टेबल पीछे बनी हुई है, आगे हम देखेंगे कि टेबल में इस तरफ जो था हमारा क्या था, इस तरफ हमने उपकरण पढ़े थे। नंबर 3 उपकरण रहेगा कौन सा? सांकेतिक, जिसका अभिव्यक्ति होगी संकेत के रूप में। ठीक है, इशारे करने के रूप में। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिंबॉलिक। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, किसी भी चीज के सिंबल का मतलब होता है उसका प्रतीक। और इसमें जो अवस्था होगी उसको कहेंगे प्रतीकात्मक अवस्था। यानी सिंबॉलिक उपकरण का प्रयोग या संकेत का प्रयोग किस अवस्था में करता है बच्चा? प्रतीकात्मक अवस्था में या सांकेतिक अवस्था में। प्रतीकात्मक अवस्था यानी पहला जो था वो था इरोटिक या फिर एनेक्टिव स्टेज। दूसरी अवस्था को हम कहेंगे आइकॉनिक स्टेज, और तीसरी ये हो गई हमारी सिंबॉलिक स्टेज। किसके अनुसार? जेरोम ब्रूनर के अनुसार सिंबॉलिक स्टेज ये है किसका? संज्ञानात्मक विकास का। इसकी अवधि रहती है 7 से 13 वर्ष। किशोरावस्था के आरंभ तक ये पूर्ण हो जाता है। अब इस अवस्था में अगर जाकर देखेंगे जीन पियाजे के विकास में क्या हुआ था, क्योंकि ये जीन पियाजे से ही प्रभावित होकर पूरी थ्योरी दी गई। तो जीन पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इस अवस्था में जाते जाते बच्चे में अमूर्त निगमनात्मक तर्क विकसित हो जाता है। अमूर्त निगमनात्मक प्रकार का चिंतन विकसित हो चुका होता है। तो ये अवस्था की खासियत क्या होगी? अमूर्त चिंतन। और ये सांकेतिक सीखना जो है वो संज्ञान का सर्वश्रेष्ठ विकास, संज्ञान का श्रेष्ठतम विकास। सवाल ये भी बन सकता है कि जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक निर्मितवाद के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की श्रेष्ठतम अवधि कौन सी होती है? श्रेष्ठतम अवस्था कौन सी है? तो वो है सबसे श्रेष्ठ प्रतीकात्मक अवस्था। और उसके अंदर वो कौन से श्रेष्ठतम उपकरण का उपयोग करता है? तो वो होता है कौन सा उपकरण? सांकेतिक या सिंबॉलिक उपकरण। ठीक है, अब वो क्या करता है? इसके प्रति के जो कार्य होंगे इस अवस्था के अंदर कौन सी क्रियाएं दिखेगी? तो भाषा व चिंतन द्वारा स्पष्ट संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति करेगा। स्पष्ट संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति करेगा। यानी इस अवस्था तक जाते जाते बच्चे अपनी जो संज्ञानात्मक स्थिति होती है उसको दूसरों को भाषा और चिंतन के द्वारा अच्छे से और बहुत सरल तरीके से बता सकते हैं। ठीक है,
भाषा और चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार से या स्पष्ट रूप से प्रयोग बच्चे कौन सी अवस्था में करते हैं? तो वो सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक अवस्था के अंदर करते हैं। यहाँ पर भाषा को क्या माना गया है? सिंबल माना गया है। भाषा को संकेत माना गया है। किसका संकेत? मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त करने का, संज्ञानात्मक स्थिति को अभिव्यक्त करने का। ये जो 3 उपकरण थे, प्रत्येक उपकरण प्रत्येक अवस्था पर हावी होता है, प्रत्येक अवस्था को परिभाषित करता है। ये चीजें किसके हिसाब से थी? जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चीजें थी। अब साथियों, संज्ञानात्मक विकास के अंदर 3 प्रकार के सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं और एक और पियाजे का सिद्धांत था जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी खास संज्ञानवादी या निर्मितवादी बचा नहीं हमारे सामने। अब एक और प्रकार का उपागम है जो कि खासकर जुड़ा हुआ तो अभिप्रेरणा से है, लेकिन चूंकि अभिप्रेरणा अधिगम की पहली सीढ़ी है और सीखने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए अधिगम में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कभी चर्चा की होगी कि आवश्यकता पदानुक्रम का एक सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, जिसमें उन्होंने त्रिभुज के आकार की 5 अवस्थाएं बताई। त्रिभुज के अंदर बढ़ते क्रम में बढ़ती आवश्यकताओं का महत्व बताते हुए मानव में आत्मसिद्धि या श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने की बात कही थी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे कौन से और सिद्धांत हमारे पास रहेंगे। आज हमारे पास मानवतावादी संप्रदाय के 2 सिद्धांत है और संरचनावाद को पढ़ने के बाद चूंकि वो बचे हुए हैं तो उन पर चर्चा हमारी हो जानी चाहिए। आगे जब हम अभिप्रेरणा में जाएंगे तो इन सिद्धांतों को वापस नहीं पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की सिर्फ इतनी बात कर लेंगे कि हमने अधिगम सिद्धांत के अंदर अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते टाइम मानवतावादी सिद्धांतों की बात की थी। जैसे कि यहाँ पे हमारा हुआ है कि बाल विकास के सिद्धांतों के अंदर हमने जीन पियाजे को पढ़ लिया, तो वहां पे संज्ञानात्मक विकास में उसका महत्व हो गया और यहाँ संरचनावाद में बच्चे कैसे सीखते हैं उसकी व्याख्या पियाजे की ऑटोमेटिक हम पहले के हिसाब से कर पाएंगे। और जिनको प्याजे याद नहीं वो एक बार प्याजे वापस पढ़ लेना, प्याजे से क्वेश्चन निश्चित है। ठीक है, क्योंकि प्याजे का काम या जो सिद्धांत है वो कई जगह पर प्रयोग हो जाता है। जहां प्याजे को फिट करना चाहोगे वहां प्याजे के थ्योरी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जो हर जगह पर फिट हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत क्या? मानवतावादी सिद्धांत अकेला है? तो ये अपने आप में एक उपागम है, सिखाने का एक अपने आप में बड़ा तरीका है, बड़ी अवधारणा है, जिसके अंदर 2 व्यक्ति शामिल हैं। 2 व्यक्ति शामिल है, एक कार्ल रोजर्स है, कार्ल रोजर, और दूसरे व्यक्ति अब्राहम मैस्लो। कितने व्यक्ति इसमें? 2 व्यक्ति। एक है अब्राहम मास्लो और दूसरे व्यक्ति है कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर। दोनों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। कार्ल रोजर ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और मास्लो ने जो सिद्धांत दिया है वो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। पहले हम समझते हैं कि मानवतावादी सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में क्या कहता है। ठीक है, तो अधिगम के लिए या सीखने के लिए किसको महत्व देता है? अधिगम के लिए। ये पूरा का पूरा उपागम किसको महत्वपूर्ण मानता है उसको देखते हैं। तो ये अधिगम के लिए मानव और उसकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखता है, इसीलिए इसका नाम है मानवतावादी सिद्धांत और मानव की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। सीखने के लिए किसको महत्वपूर्ण मानता है? मानव को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, और फिर अधिगम के लिए मानव को महत्वपूर्ण मान लिया तो फिर अधिगम का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव सीखता है, पूर्ति के लिए मानव सीखता है। अब प्रश्न यह है कि आवश्यकता यहां पर क्या हो गई? तो वास्तव में यहां पर जो आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा है, वो काम करने का ड्राइव है। ठीक है, नीड ड्राइव, और इसके बारे में हमारी पहले बातें हो चुकी है व्यवहारवाद के अंदर। तो आवश्यकताएं जो है मनुष्य के व्यवहार को चलाती है, उसकी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मनुष्य को व्यवहार करना पड़ता है और व्यवहार करते करते व्यवहार को वो सीखता है। तो इसी की व्याख्या मानवतावादी करते हैं कि मनुष्य जो है वो सीखने के लिए प्रमुख है। सीखने की प्रक्रिया में मैन कौन है? मानव है। जैसे संज्ञानवादी और संरचनावादी सीखने के मामले में बालक को मुख्य मानते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर या बाल केंद्रित उपागमों पर बल देते हैं कि मुख्य कौन है सीखने की प्रक्रिया में? बालक। वैसे यहाँ पे मानवतावादी सिद्धांत किसको मुख्य मानता है सीखने की प्रक्रिया में? मानव को। और मानव सीखेगा कब? इसकी व्याख्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीखेगा, यानी आवश्यकता यहाँ पर चालक है। ठीक है, और चालकों का संबंध किससे होता है? अभिप्रेरणा से। किससे होता है? अभिप्रेरणा से। तो यानी कि ये जो सिद्धांत है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये मूल रूप से सिद्धांत जो है जुड़ा हुआ किससे है? अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम यहीं पर पढ़ लेंगे। आगे हमें पढ़ना है अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड का मतलब है आवश्यकताओं का पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब हायरार्की, बढ़ते क्रम में
रखना, उसको कहते हैं हायरार्की। ठीक है, दो सिद्धांत वहां पे लिखा हुआ, एक मास्लो का और एक कारल रोजर का। उसमें से पहला है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, बहुत सरल सिद्धांत है, 5 मिनट में चर्चा हो जाएगी। आवश्यकता पदानुक्रम पदानुक्रम सिद्धांत। इन्होंने मानव की आवश्यकताओं को एक निश्चित हायरार्की के क्रम में रखा है, इसलिए इसको कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको हायरार्की ऑफ नीड। यह आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। यह सिद्धांत मूल रूप से किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है अभिप्रेरणा से संबंध। और सीखने की बात की गई इसमें कि सीखता प्राणी किसके लिए है? जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। हालांकि सीखने का ये मूल सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसकी शॉर्ट में चर्चा कर देंगे। अब अब्राहम मैस्लो प्राणी के सीखने के लिए क्या व्याख्या करते हैं? तो वो सेम की सेम व्याख्या ये करते हैं। ठीक है, कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य या प्राणी सक्रिय रहता है और इसी दौरान उसमें कुछ न कुछ सीखने की जो है बातें विकसित हो जाती। अब यहाँ पे हम हर सिद्धांत पर जो प्रश्न करते हैं वो करेंगे वापस। बालक कैसे सीखता है? अब्राहम मास्लो के हिसाब से बालक कैसे सीखता है, क्यों सीखता है, सीखने का कारण क्या होता है? तो शुरुआत होगी, बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सीखता है। अब अब्राहम मास्लो के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर प्रश्न है तो सीधी सी बात है कि अब्राहम मास्लो कहता है कि प्राकृतिक रूप से प्रत्येक प्राणी या मानव अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्रियाशील रहते हैं या सीखते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए, उनकी जरूरतें क्या है, बच्चों की जो जरूरत है उसी के आधार पर या जरूरत से जोड़कर बच्चों को अगर सिखाया जाए तो बेहतर सीखेंगे। यही इसका शैक्षिक निहितार्थ निकलता है। ठीक है, तो बालक कैसे सीखता है, मैं इसकी व्याख्या करते हैं कि बालक अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए क्रियाशील रहता है। अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कार्य करता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है, और वो कौन सी आवश्यकता की तरफ बढ़ता है? रहता है और आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ता है। आत्मसिद्धि क्या है? खुद को सिद्ध करना, संतोष प्राप्त कर लेना, उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाना जब उससे आगे कुछ भी ना हो। जीवन में जो सबसे बड़ी चीज थी या जो कुछ हासिल करना था वो हासिल करके अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आत्मसिद्धि। हर व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट नहीं होता, बुढ़ापे तक, मरने तक कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी वो किस कोशिश में लगा हुआ? आत्मसिद्धि की कोशिश में लगा हुआ, खुद को सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ता है बच्चा अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, और ये होती है उसकी अपनी प्राकृतिक विशेषता होती है, वो कोई बनी बनाई विशेषता नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे किसकी तरफ बढ़ते हैं? आवश्यकता पूरी करते हुए आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसिद्धि का अर्थ होता है श्रेष्ठ मानव या श्रेष्ठ विद्यार्थी। श्रेष्ठ मानव, एक बच्चा कुछ सीखते हुए, आवश्यकता पूरी करने के लिए सीखते हुए क्या बनना चाहता है? श्रेष्ठ छात्र बनना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ आदमी बनना चाहता है। और जब वो सब कुछ सीख लेगा, टॉप कर लेगा, मन वांछित परिणाम प्राप्त कर लेगा, मन चाहे नंबर जब उसके आ जाएंगे तो उसको कहेंगे आत्मसिद्धि की स्थिति। अब इन आवश्यकताओं को, पदानुक्रम को, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम है, हायरार्की है, इसके हिसाब से अब्राहम मास्लो ने कितनी आवश्यकताएं बताई? तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, 5 आवश्यकताएं बताई। प्राणियों की या मनुष्यों की कितनी आवश्यकताएं बताई? 5 आवश्यकताओं का जिक्र किया, 5 जरूरतें मनुष्यों की बताई। अब इन 5 जरूरतों को त्रिभुज के अंदर डालकर बताया इन्होंने कि जीवन इस प्रकार से त्रिभुज होता है, इस प्रकार से। तो जो प्रारंभिक या आधार में जो अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, कम महत्वपूर्ण है, और ऊपर की जो अवस्था है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से 1 से 5 तक जैसे ही जाएंगे ऊपर से खुला रहता है त्रिभुज, बंद नहीं होता। यानी मनुष्य की इच्छाएं या आत्मसिद्धि कभी संतुष्ट नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही रहती है। इस क्रम में हम 5 आवश्यकताओं को आगे पढ़ते हैं। उनसे प्रश्न बन सकता है सीधा कि कौन सी एक आवश्यकता का जिक्र आवश्यकता पदानुक्रम में या फिर अब्राहम मास्लो के द्वारा नहीं किया गया, तो उस स्थिति में हमारी यहां का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका हेडिंग क्या रखते हैं हम? आवश्यकता पदानुक्रम। आवश्यकता पदानुक्रम, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम क्या है? तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो ऊपर से खुला रखना है, क्योंकि ये बंद ऊपर से हुआ ही नहीं था। ठीक है, और फिर इसके अंदर 5 आवश्यकताओं को रखना होगा। ये प्राथमिक आवश्यकता, ये द्वितीयक आवश्यकता, ये तृतीयक आवश्यकता, ये चतुर्थ आवश्यकता, और ये पंचम और सर्वश्रेष्ठ आखिरी आवश्यकता। इधर हम 5 नंबर लगा दिए हैं,
और बीच में त्रिभुज के 5 भाग करके पांचों आवश्यकताओं के नाम लिख लेने। और ये मानना है कि मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी नीचे से शुरू करेगा 1 नंबर से। पहली आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले करेगा और जब वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब वो दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा। यहां से पहला प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक या शुरुआती या पहली आवश्यकता कौन सी होती है, तो वो आवश्यकता होती है प्राणियों की शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक प्रकार की आवश्यकता होती है और यह शारीरिक आवश्यकता किससे पूरी होती है, तो मान लो कि भोजन की जरूरत है, ठीक है। भोजन के अलावा काम यानी सुख वासना की जरूरत, पानी की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता, जिससे कि मनुष्य जीवित रहेगा, प्राणी जीवित रहेगा। इस प्रकार की जो शारीरिक आवश्यकता होती है उसको कहा मास्लो ने प्राथमिक आवश्यकता। अब सोचिए छोटा बच्चा जिसमें और तो प्रेम स्नेह सम्मान प्रतिष्ठा आत्मसिद्धि के विचार तो है नहीं, लेकिन उसको खाने पीने में पूरा इंटरेस्ट है या वो ये जरूरत हर हाल में पूरी करना चाहता है, तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर शिक्षक एक 3-4 साल के बच्चे को किन चीजों से लुभाने की कोशिश करेगा, खिलाने की खाने की चीजों से। इसको ध्यान में रखते हुए कभी कभार अध्यापक स्कूल में अगर बच्चे टिकते नहीं है ना, रोने लगते हैं, घर जाने का जिद करते हैं, तब उनको टॉफी देकर भी स्कूल में रख सकते हैं। वो कितने समझदार और कितने आगे बढ़े हुए अध्यापक हैं कि वो समझते हैं कि इस अवस्था के अंदर बच्चा बाकी चीजों पर नहीं समझता, लेकिन अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में जरूर समझता है। दूसरी जो इस हायरार्की के अंदर जरूरत होती है वो होती है सुरक्षा की। सुरक्षा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो सुरक्षा के लिए प्राणियों को क्या चाहिए होता है, कपड़े। कपड़े हमारी सुरक्षा है। कपड़ों के अलावा हमारा घर, घर हमारी सुरक्षा है। घर के अलावा आजकल के जमाने में तो कई सारी सुरक्षाओं को महत्व दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के अलावा बीमा है, बीमा है कि नहीं हमारा, वो भी हमारी सिक्योरिटी है। हमारे पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, ये भी हमारे परिवार की सिक्योरिटी के अंदर आता है, सुरक्षा के अंदर आता है। तो जब शारीरिक आवश्यकताएं प्राणी की सबसे पहले पूरी हो जाए तब वो किस आवश्यकता पर बढ़ता है, प्रारंभिक आवश्यकताएं पहली पूरी करेगा। जब उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाएगी तब कोई भी प्राणी हो चाहे किसकी तरफ बढ़ेगा, सुरक्षा की तरफ। जब सुरक्षा की पूरी हो जाएगी, स्नेह, स्नेह पूरी हो जाएगी तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी तो आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ेगा। यानी क्रम से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है, नीचे की प्रारंभिक आवश्यकताओं को मानता है। और सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता कौन सी होती है, आत्मसिद्धि या 5वें प्रकार की होती है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसकी तरफ बढ़ता है, तो अंतिम अवस्था यानी अंतिम आवश्यकता यानी कि आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ता है। तीसरी जो है जरूरत वो होती है प्रेम या स्नेह की जरूरत, प्रेम या स्नेह। देखिए ऊपर की नीचे की जो दो जरूरतें हैं ना, इन जरूरतों से तीसरी जरूरत एकदम भिन्न है। वजह यह कि ये जो जरूरतें हैं ना नीचे की दो, ये प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती है। इन दोनों को कहते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं। और ये प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्यों के साथ साथ जानवरों में भी होती है। ये प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्य प्लस जानवर सब में होती है, मनुष्य प्लस जानवर। चूंकि भोजन, पानी, ऑक्सीजन, काम और खुद के लिए सुरक्षा तो सभी जीव चाहते हैं इस पृथ्वी पर, फिर मनुष्य को मनुष्य बनाता कौन है। तो इससे आगे की जो ऊपर की हायरार्की में 3 और आवश्यकताएं हैं, ये मनुष्य को संसार के बाकी जीवों से अलग करती है आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार। और ये प्रेम स्नेह की जरूरत मनुष्यों को होती है। हालांकि ये जरूरत जानवरों को भी होती है, लेकिन मनुष्यों के अंदर वात्सल्य उतना अधिक होता है कि जीवन भर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को छोड़ने की किसी भी स्थिति में राजी नहीं होते। बाकी जानवरों के बच्चों को हम देखते हैं कि उनके अंदर बिच्छो हो जाता है। और मनुष्य का एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अगर प्रेम में लगाव होता है तो उसका बिच्छो जो होता है उसका परिणाम मौत भी हो सकती है। क्या ऐसा जानवरों में नहीं होता, जानवरों में भी हो सकता है। लेकिन मानव समाज के अंदर प्रेम को जिस तरीके से परिभाषित किया गया उसके हिसाब से अब्राहम मास्लो सिर्फ पहली और दूसरी आवश्यकता कौन सी आवश्यकताएं मानते, प्राथमिक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं को मनुष्य और जानवर होते, इसके अलावा इनको आंतरिक आवश्यकताएं भी कहते हैं, आंतरिक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं के और नाम अगर देखो तो जैविक आवश्यकताएं भी होती है, जैविक जरूरतें, बायोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है। और फिर तीसरी होती है स्नेह या प्रेम। इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है कि हम चाहते हैं कि संसार के अंदर लोग हमसे प्रेम करें, लोगों को हमसे लगाव हो। हम स्वयं किसी से प्रेम करना चाहते हैं और हमें स्वयं किसी के अटेंशन और प्रेम की जरूरत महसूस होती है। जिस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता वो मतलब कुसमयोजित या असमयोजित प्रकार का हो जाता है। या प्रेम करने के बावजूद किसी व्यक्ति को लगे कि उसको संसार में कोई स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता, तो फिर मनोवैज्ञानिक बीमारी का या फिर किसी मनोविकार का शिकार भी हो सकता है। जैसा कि हमने
मनोवैज्ञानिक आहार विकार पढ़े थे, तब एक बुलिमिया नर्वोसा पढ़ा था किशोर अवस्था के बाद। तो बुलिमिया नर्वोसा में बच्चे या किशोर क्या करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए वो लोगों के ध्यानाकर्षण के लिए अधिक भोजन करते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रेम या स्नेह की कमी महसूस हुई। इस स्टेज पर बच्चों को सिखाने के लिए प्रेम दिया जाना चाहिए। ये बच्चे करीब 5 या 6 साल के लगभग हो जाते हैं जब वो प्रेम स्नेह में समझने लगते हैं और प्रेम और स्नेह से आकर्षित होने लगते हैं। तो शिक्षक को बच्चों को सिखाने के लिए प्रेम और स्नेह का भाव भी रखना चाहिए, उनकी जरूरतों पर का ख्याल रखना चाहिए, जरूरतों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उन्हें सुरक्षा महसूस करवाई जानी चाहिए, उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए। और अगली होती है सम्मान प्रतिष्ठा की अवस्था। सम्मान प्रतिष्ठा की आवश्यकता, जब तीनों नीचे की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब अगली आवश्यकता पैदा होती है सम्मान या प्रतिष्ठा की। नीचे की अवस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा की आवश्यकता ऊपर की तीनों से महत्वपूर्ण, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता सुरक्षा शारीरिक आवश्यकता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम, सम्मान और आत्मसिद्धि से ज्यादा पहले जरूरत है, लेकिन प्रेम की जरूरत सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं से पहले नहीं। ठीक है, जैसे एक कहावत है कि सुरक्षा के अंदर है ना, जैसे प्रेम है, मरता कोई नहीं है। मान लो कि प्रेम के संबंध में कोई कह दे कि मैं मर जाऊंगा या कोई मर जाता है, तो फिर सिर्फ दंत कथाओं में और कहानियों में अच्छा लगता है। प्रेम की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई मर नहीं सकता, या प्रेम से बिछड़कर कोई मर नहीं सकता, सब जीवित रहते हैं। वजह क्या है कि प्रेम की आवश्यकता मनुष्य को बाद में महसूस होती है। पहले उसको क्या चाहिए? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति करनी होती है। प्रेम बाद में आता है। प्रेम की तुलना में भोजन और काम, सेक्सुअलिटी, इसकी जरूरत भी उसको बहुत पहले हो जाती है। ठीक है, तो प्रेम गौण चीज है, शारीरिक शरीर और सुरक्षा पहले है। अब प्रेम भी तब गौण हो जाता है क्या प्रेम तब गौण हो जाता है जब सुरक्षा और शरीर की बात करो, लेकिन सम्मान प्रतिष्ठा की बात करने पर प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेम पहले चाहिए, बाद में सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए। सम्मान प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? पद हो, पुरस्कार हो, पद मिले, पुरस्कार मिले, फैन फॉलोइंग हो, लोग हमको पसंद करने वाले हो, ठीक है, हमारी बात मानने वाले हो। और अंतिम चीज होती है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि की अवस्था वो होती है जब मनुष्य पूर्णता महसूस करे। ये कब होती है? जब पूर्णता का आभास हो, जब पूर्णता का आभास हो। ठीक है, ये अवस्था होती है। पूर्णता की अवस्था होती है, कभी पूरी नहीं होती। इसको खुला ऊपर से इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आत्मसिद्धि का लेवल कितना जाएगा किसी को पता नहीं है। यह आवश्यकता इससे ऊपर भी जा सकती है कि प्रारंभिक 4 आवश्यकताएं पूरी करने के बाद मनुष्य आत्मसिद्धि की अवस्था की क्या परिभाषा रखेगा, वो अलग अलग मनुष्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये ऊपर की जो 3 हायरार्की के अंदर तीसरी, चौथी और 5वीं जो आवश्यकताएं पड़ी है, ये होती है गौण आवश्यकताएं या द्वितीयक आवश्यकताएं। द्वितीयक या फिर हो सकता है सामाजिक, या फिर हो सकता है वातावरणीय आवश्यकताएं। वातावरणीय आवश्यकताएं, क्योंकि ये जैविक की नहीं है, जन्मजात नहीं होती, और सिर्फ ये किसके अंदर होती है? केवल मनुष्यों में होती है, जानवरों का इससे संबंध नहीं होता, मनुष्यों हेतु। अब इनमें से प्रत्येक अवस्था का ध्यान रखकर बच्चों को सिखाने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षा में। अगर शिक्षा में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? एक शिक्षक को चाहिए कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को चाहिए कि बालकों की जरूरतों का प्रथम आवश्यकताओं से ध्यान रखे। कोई बच्चा अगर भूखा स्कूल आया तो किसी भी हाल में नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पढ़ना कहाँ है? पढ़ने से तो क्या मिलेगा उसको? पढ़ने से उसको प्रेम मिल सकता, सम्मान मिल सकता है और आत्मसिद्धि मिल सकती है। जब पहली आवश्यकता भोजन की पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल प्रतिष्ठा और आत्मसिद्धि के विषय में नहीं सोचेगा। इसलिए प्रारंभिक आवश्यकताओं का पूरा होना पहले जरूरी है, और ये बात शिक्षक नहीं समझेंगे तो वो सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, इस दृष्टि में आवश्यकतानुपदानुक्रम का सिद्धांत और 5 जो आवश्यकताएं हैं इनको शिक्षकों को समझना जरूरी होता है। अगर ये पांचों के पांचों अवस्थाओं का पदानुक्रम अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में आ सकता है, तो फिर शिक्षा के निहितार्थ होते हैं वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। बालक चूंकि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए क्रियाशील रहता है, इसलिए सिखाने वालों को या शिक्षा प्रणाली को ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को वो चीजें पेश की जाए, वो पढ़ाया जाए जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है। जरूरत बच्चे की उम्र के हिसाब से होगी। छोटा है बच्चा, शारीरिक आवश्यकता होगी, थोड़ा बड़ा होकर सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान देगा। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले नीचे की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और इसकी समझ अगर शिक्षक को है तो उसकी जरूरतें पूरी करते करते उसको सिखाएगा। छोटी कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं किन चीजों से, खाने की चीजों से ज्यादा आकर्षित होते हैं, खेलने से ज्यादा आकर्षित होते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रेम स्नेह से आकर्षित होने लगते हैं। तो शिक्षक शिक्षिकाएं अगर उनके साथ प्रेमवत मित्रवत प्रेम से व्यवहार करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा सीखेंगे।
फिर दंड और पुरस्कार की स्थिति आती है, जब बच्चे नैतिकता, दंड और पुरस्कार से सीखते हैं, जो कि पीछे के सिद्धांतों हमने कई बार देखा है। पुरस्कार और दंड से सीखते हैं, जो कि मूल रूप से स्किनर की लर्निंग थ्योरी के अंदर हमने देखा था। फिर आत्मसिद्धि, ये जो है जीवन में बाद के वर्षों में होती है। स्कूली छात्रों के अंदर तो आत्मसिद्धि का भाव भी नहीं होता है, क्योंकि स्कूली छात्रों के अंदर आत्मसिद्धि जैसी चीजें बहुत आगे रह जाती है, या फिर उनकी आत्मसिद्धि पूर्ण नहीं होती है, त्रिभुज ऊपर से खुला है। आगे हम देखते हैं कार्ल रोजर का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जो कि आज के हमारे सेशन की लास्ट चर्चा का विषय है, और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। यह सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, यह मानवतावाद का दूसरा सिद्धांत है। मानवीय जीवन के अनुभवों का प्रतिपादक कौन? कार्ल रोजर्स। सवाल यहीं से, महत्वपूर्ण सवाल कहां से, कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने प्रदान किया? कार्ल रोजर्स ने प्रदान किया। फिर दूसरा सवाल बनता है कि सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन के अंदर प्राणी ने जो अनुभव प्राप्त किए, जो ज्ञान अर्जित किया है, उसी ज्ञान का उपयोग करके वातावरण के अंदर बच्चे जब नए ज्ञान की खोज करते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं, तो वही होता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, और वही होता है अनुभव। अनुभवजन्य, इसका अर्थ देखेंगे हम पहले। अनुभवजन्य का मतलब है अनुभव से पैदा हुआ, अनुभव से पैदा हुआ। और अधिगम का मतलब है सीखना, तो अनुभव से पैदा हुआ अधिगम। यानी बच्चे सीखेंगे कैसे? अनुभव से सीखेंगे। बस ये इसका निहितार्थ है, फाइनल। ठीक है, अब अनुभव जो है, अनुभव क्या होता है, इसको हम और क्लियर कर सकते हैं। अनुभव का मतलब हो सकता है पूर्व ज्ञान, या इसको कह सकते हैं अर्जित ज्ञान। हम अपने पूर्व के वातावरण में किसी भी प्रकार की क्रियाएं करके जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो आगे की बातें सीखने में हमारी मदद करेंगे। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कार्ल रोजर्स कहते हैं। अब इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा? निहितार्थ क्या होगा, या हमारे काम की बात यहां से क्या लेंगे? तो वो बात ये लेंगे कि बच्चे अनुभव से और पूर्व ज्ञान से सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनको खुद करके सीखने का मौका दिया जाए। खुद करके सीखने का मौका दिया जाए, सीखने का अवसर दिया जाए। सीखने की विधियों के अंदर हमने देखा था कि स्वयं करके सीखने की विधि सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधि है। किसके अनुसार? शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान के अनुसार। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार बढ़िया अधिगम कब होता है? जब बच्चों को पूर्व ज्ञान या अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वयं अनुभव करके सीखने दिया जाए, तो वही सीखना सर्वश्रेष्ठ होता है। यही कार्ल रोजर्स के सिद्धांत का सार है, और इतना ही यहाँ तक हमको पढ़ना था। इसके साथ हमारे आज के सिद्धांत जो है अधिगम के करीब करीब पूरे हुए। और कहीं पर अगर एक आध सिद्धांत छूट भी जाता है, छोटा बड़ा, और आपको लगता है कि छूट गया है, तो उसकी चर्चा आगे जब कभी भी जरूरत महसूस होगी या याद आएगा, छोटी बड़ी बातों को हम कर लेंगे। बाकी रीड के लिए जितने की जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा की हमने पढ़ाई कर लिया है, पढ़ लिया है। अब थोड़ी चीजें स्ट्रॉन्ग इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्लास से एक बार प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो खासकर उतना कर लें कि रीड में तो हालांकि विद्यार्थी ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं, डर ऐसे ही बैठ जाता है रीड के लिए, तो कि भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये तो फालतू डर है। रीड के लिए एक औसत समझ काफी है। अगर विद्यार्थी को चिंता है कि मुझे पास करनी है, तो मतलब पास हो जाएगा, वो रीड क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन रीड की तैयारी करते करते जो नॉलेज वो गेन करेगा, वो नॉलेज उसका अध्यापक भर्ती की क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा, मददगार होगा। इसलिए हम कभी कभार इसकी थोड़ी लेंथी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो लंबे सेशंस के अंदर विद्यार्थी टिकेगा, आखिरकार उसको अध्यापक भर्ती में भी इन बातों का लाभ होगा। तो आज के सेशन तक हमारी चर्चा अधिगम सिद्धांतों को पूर्ण करने वाली हुई। आगे हम अधिगम से जुड़ी हुई 2-4 और बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे अधिगम अक्षमताएं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, एग्राफिया, अफेजिया, एडीएचडी वगैरह आपने सुने ही होंगे। एलडी ऑफ चाइल्ड यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम अभिप्रेरणा स्टार्ट कर देंगे। अभिप्रेरणा यानी कि अधिगम की पहली सीढ़ी। तो तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करिए, मिलते हैं अगले सेशन में।